ये बेटा जो कल आपने क्वेश्चन पूछा था उसका ये फ्लो चार्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट में, रिसीवेबल में और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में क्या फर्क है। तो कॉन्ट्रैक्ट डिड द एंटिटी रिसीव कंसिडरेशन एडवांस, यानी अगर ये बच्चों के साथ शेयर कर देना, ये सारी स्लाइड्स बच्चों के साथ शेयर करना, ठीक है ना। इस पहले पॉइंट का मतलब ये कि अगर आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं की और पैसे आपने पहले ले लिए, तो इसका मतलब क्या है? इफ द आंसर यस, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी सिंपली। गॉट इट? यस। इफ द आंसर इज नो, यानी अभी आपने पैसे रिसीव नहीं किए हैं, डिड द एंटिटी ट्रांसफर गुड्स और फिक्स्ड सर्विसेज इन एडवांस ऑफ द कंसीडरेशन, यानी पैसे नहीं आए हैं और आपने क्या किया है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो सेटिस्फाई कर दी है। इफ द आंसर इज नो, डज द एंटिटी हैज द राइट टू बिल इट्स कस्टमर, यानी अगर आपने गुड्स भी ट्रांसफर नहीं की हैं और आपके पास जो राइट टू बिल है कि नहीं है, ठीक है, डज द एंटिटी हैज द राइट टू बिल इट्स कस्टमर। अगर इसका भी आंसर नो है तो फिर क्या है, आपने कोई अकाउंटिंग नहीं करनी। अच्छा, समटाइम क्या होता है, इसके साथ लिखा हुआ तो नहीं बट मैं आपको बता रहा हूँ, समटाइम क्या होता है कि आपने गुड्स और सर्विसेज डिलीवर नहीं की होती बट आपके पास राइट टू बिल आ जाता है। अब आपने बिल भी करना है और उसको कहीं ना कहीं लेजर में रिकॉर्ड भी करना है, तो उस केस में फिर ये होता है कि आप उतनी अमाउंट से ही कॉन्ट्रैक्ट एसेट या रिसीवेबल बुक कर लेते हैं, उतनी अमाउंट से ही कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक कर लेते हैं, ताकि आपके लेजर में ये रिफ्लेक्शन रहे कि हमने बिल कर दिया हुआ, ठीक है ना, ताकि उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाए जब आपने उससे पेमेंट लेनी है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर ये होता है कि अगर आपने गुड्स या सर्विसेज डिलीवर नहीं भी की हैं तो उन्होंने अपना एक साइकिल रखा होता है कि अगर आप हमें 10 दिन या 15 दिन पहले पेमेंट देंगे देन आपका जो है वो डिलीवरी का जो मैकेनिज्म होगा वो स्टार्ट होगा। तो उस केस में फिर आप उतनी अमाउंट से अपना रिसीवेबल बुक कर लें और उतनी अमाउंट से कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं सॉरी उतनी अमाउंट से अपना रिसीवेबल बुक कर लें, उतनी अमाउंट से अपनी लायबिलिटी बुक कर लें, ताकि वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए आपके ईआरपी के अंदर। ईआरपी को आपने बताया था, ताकि उसके अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए कि मैंने इस बंदे को बिल कर दिया, ताकि आपका जो कलेक्शन डिपार्टमेंट है जब उसके पास पैसे आने हैं तो उसको भी तो पता होगा कि किसके अगेंस्ट आने हैं, ठीक है ना। इसलिए इसके साथ वो नहीं करता, हम नीचे आ जाते हैं। डिड द एंटिटी ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज इन एडवांस ऑफ द कंसीडरेशन रिसीव्ड? द आंसर यस। इज द कंसीडरेशन कंडीशनल अदर देन द पैसेज ऑफ टाइम, यानी जो बिल आपने नहीं किया क्या उसकी रीजन जो है पैसेज ऑफ टाइम के अलावा है कोई? जैसे फर्स्ट करें समटाइम आपको पार्शियली चीजें दे देते हैं, लेकिन बिल आप तभी करेंगे जब बाकी पार्शियल भिजवा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पैसेज ऑफ टाइम नहीं है, सिर्फ रीजन पैसेज ऑफ टाइम नहीं है। क्या रीजन है कि आपने उसका जो रिमेनिंग कंपोनेंट है वो भी आपसे भिजवाना है, तो ये फिर इसका मतलब है इसका आंसर नो हो जाएगा। या जैसे हमने कल बताया था कि हम बड़े माशाल्लाह एफिशिएंट होते हैं, हम मालिक को पढ़ा देते हैं कि सर 15 दिन से पहले अगर बिल करेंगे ना तो उसका बिल कर दिया करेंगे ये कम के हिसाब से, अगर आखिरी 15 दिन में करेंगे तो एंड में कर लिया करेंगे, मतलब हम एफिशिएंट लोग हैं ना। वरना तो ये होना चाहिए कि जैसे ही आपका गुड्स डिस्पैच नोट बने उसके साथ ही आपका इनवॉइस भी प्रिंट हो जानी चाहिए, लेकिन अगेन हम पाकिस्तानी है तो हम हो सकता है कि सर बड़ा मुश्किल काम होता है डिस्पैच के साथ इनवॉइस बनाना, तो 15 दिन बाद बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, पैसेज ऑफ टाइम जो है वो रीजन क्या है, पैसेज ऑफ टाइम जो है वो रीजन। तो अब इस दोबारा इस लाइन को पढ़ेगा, लिखा हुआ है इज द कंसीडरेशन कंडीशनल अदर देन द पैसेज ऑफ टाइम, यानी पैसेज ऑफ टाइम के अलावा कोई कंडीशन है। इफ द आंसर इज नो, यानी पैसेज ऑफ टाइम के अलावा कोई रीजन नहीं है, हम इनएफिशिएंट है, हम महीने के आखिर में बिल करेंगे, उस केस में क्या लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल। और अगर जो है वो रीजन पैसेज ऑफ टाइम के अलावा है, यानी आपने कंसीडरेशन का कुछ पार्ट डिलीवर कर दिया और वो पार्ट अपने दूसरे पार्ट से इंडिपेंडेंट है, डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब उसका मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन मैं उसको बिल नहीं कर सकता जब तक मैं उसकी उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो अदर
परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो डिस्टिंक्ट है वो नहीं, जैसे कल हमने पढ़ा था कि मोबाइल सेट फ्री दे रहे और टेलीकॉम सर्विसेज साथ दे रहे, तो वहां पैसेज ऑफ टाइम रीजन नहीं है, वहां ये था कि बिल ही महीने के एंड पे होना है जब हम महीने की सर्विसेज दे रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट एसेट को डेबिट करेंगे और रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे, फिर जिस दिन बिल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो होगा वो रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट? नाउ इट्स क्लियर। कोई चीज ना समझ आए पूछ सकती है दोबारा, ठीक है? चले अपने टॉपिक में। देखिए आप लोग जो है ये जो प्रेजेंटेशन बनी हुई है ना, ये बड़े लेवल पे बनी हुई, जहां अकाउंटिंग एंट्री न्यूमेरिकल इतनी मेन आपका लेग ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वहां तो हमने लोगों को डबल एंट्री भी आती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बनी हुई है, डबल एंट्री भी आती है और उनको जो है वो बाकी चीजें अकाउंटिंग भी आती है, वहां तो उनको बताना है उनकी हो गया चेंज क्या आई है, ठीक है ना? तो इसलिए जहां कहीं आपको बेसिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं एक टॉपिक जो कि 2 घंटे के अंदर कवर कर रहा हूँ और आप नॉर्मली इसको 15 लेक्चर्स में कवर करते हैं, तो मैं उसको 2 घंटों में आपको न्यूमेरिकल भी करवा दूँ। बट इफ यू विश तो आप अपने अगले वीक में मैडम से बात कर लीजिएगा, आप अगले वीक में अपने क्वेश्चंस ले आए। वी विल नॉट डिस्कस एनीथिंग इन द थ्योरेटिकल मैनर, वी विल डिस्कस ओनली द क्वेश्चन एंड रिलेट द क्वेश्चन विद द थ्योरी, ठीक है ना? कल भी बताया था जो नॉलेज है ना वो बेटा आपकी अपनी कंसंट्रेशन है। मैं आपको 50 सवाल भी करा दूंगा ना, कोई एडवांटेज नहीं अचीव होगा जब तक आप खुद कंसंट्रेट नहीं करें। और हमारा कंसंट्रेशन क्या होनी है, मोबाइल के ऊपर जो है वो मैसेज आ रहे होते हैं, तो फलाने दोस्त ने या फ्रेंड ने ये नई जो है ना पिक्चर अपलोड कर दी, ठीक है, उसने अपना व्हाट्सएप का स्टेटस चेंज कर दिया, साथ ही वो तो हमारी कंसंट्रेशन किधर होनी है, फिर हमें समझ में नहीं आनी है, ठीक है? तो हमारा हाल तो फिर यही है ना जी। ले जी दिस स्टैंडर्ड भी है, मैं कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, मुझे आती है तो शायद मैं काम चला दूँ। ओके जी, basically originally this was IS 17 that was issued many years back in 1982 और ये वो पहला स्टैंडर्ड था जिसने अकाउंटिंग के अंदर जो था वो लीगैलिटी के कॉन्सेप्ट को निगेट किया था और इकोनॉमिक रियलिटी के कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंस दी थी। वरना पहले जो कॉन्सेप्ट था, बल्कि आज भी हमारे जो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम इकोनॉमिक रियलिटी की बात करते हैं और हम कहते हैं कि बेसिकली जो कंट्रोल ओवर बेनिफिट है, ये जो लायबिलिटी की बात है, तो जो आपकी ऑब्लिगेशन है जिसमें आप कोई रेस्क्यू अदरवाइज अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट सेटलमेंट, उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। बेशक वो आपकी लीगल है या नहीं है, और इसी तरह अगर एसेट की ओनरशिप आपके पास है या नहीं है ये रेलेवेंट है, अगर उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के ऊपर आपका कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब होता है द वे यू वांट टू यूज, व्हेन यू वांट टू यूज, यानी कि जब आपके पास ये लिबर्टी आ जाती है तो फिर हम कहते हैं कि आपका राइट है ओवर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इस कॉन्सेप्ट को हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहते हैं, और अब जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म ही यूज होता है। बेशक आप पूरी अकाउंटिंग में किसी भी स्टैंडर्ड को देखेंगे तो लीगैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको निगेट कर दिया गया है और इकोनॉमिक रियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंपॉर्टेंस दी गई है। ओके, सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज था जब ये ओरिजिनली पब्लिश हुआ था। फिर इसके अंदर जो प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि बेसिकली हम IS 17 में लेसी हो या लेसर हो उसको हम क्लासिफाई करते थे कि ये लीज उसकी ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है। लेकिन अगर हम ट्रू सेंस में सब्सटेंस ओवर फॉर्म की एप्लीकेशन की बात करें तो इवन इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज जो एसेट होता है उसके ऊपर कंट्रोल तो लेसी का ही होता है। तो इसलिए अर्ली मुझे याद है जब हम ACCA पढ़ाया करते थे तो उस वक्त इसके ऊपर डिबेट स्टार्ट हुई थी, ये बात है 2010-12 की, कि बेसिकली लेसी और लेसर जो है वो बजाय के लीज को क्लासिफाई करें ऑपरेटिंग या फाइनेंस लीज के अंदर, ये सारी लीजेस जो है वो बुक्स के अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए।
बेसिकली जो ऑपरेटिंग लीजेस होती हैं वो ट्रूली बुक्स के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, यानी जो आपका कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक बेनिफिट है और जो आपकी ऑब्लिगेशन है वो प्रॉपरली, क्योंकि ज़्यादा यू हैव गिवन ए कमिटमेंट ऑफ दैट से 3-4 इयर्स और आप सिर्फ करंट ईयर के जो रेंटल्स होते हैं उनको एक्सपेंस आउट कर रहे होते हैं और उससे रिलेटेड जो इकोनॉमिक बेनिफिट है जो आपको अगले कई साल में मिल रहे हैं उनको भी आप रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते हैं और सिर्फ करंट ईयर के अंदर आप एक्सपेंस चार्ज कर रहे होते हैं, देयर इज नो रिकग्निशन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो दैट्स व्हाई देयर वाज अ नीड कि आप जो पुराना कॉन्सेप्ट IAS 17 के अंदर फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज उसको खत्म कर दें। देन द प्रॉब्लम केम के इसके अंदर दो पार्टीज थी, एक हमारे जैसे लोग थे और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे। तो फिर जाहिर है कि जिसके पास पैसे होते हैं उसकी अकाउंटिंग तो चेंज नहीं होती है। तो फिर जब ओरिजिनली IFRS 16 को फोर्सी किया गया तो उसमें लेसन की अकाउंटिंग भी चेंज हो रही थी और लेसी की भी चेंज हो रही थी, बट जो पैसे देने वाले हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड काम करता है या इंटरनेशनल जो फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स है वो काम करती है, ठीक है जी, या जितनी भी बड़ी दुनिया की बॉडीज हैं जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के ऊपर जो है वो IFRS फाउंडेशन है, तो उन्होंने पैसे भी उन्हीं लोगों से लेने होते हैं, तो उन्होंने कहा इस पार्टी की अकाउंटिंग चेंज नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेसर की अकाउंटिंग के ऊपर तो लाइन कर गई और जब ये स्टैंडर्ड जब सामने आया तो पता चला कि लेसर की अकाउंटिंग में तो कोई चेंज नहीं है, उसके लिए जो इकोनॉमिक रियलिटी है वो वही है जो पुरानी है, और जो लेसी है जो हम आप लोग हैं जो कि एसेट लीज पे लेते हैं उनको कहा कि आप इंसान बने और इकोनॉमिक रियलिटी को रिफ्लेक्ट करें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो यूं IFRS 16 ने पार्शियली रिप्लेस किया IAS 17 के कॉन्सेप्ट को और लेसी की अकाउंटिंग को चेंज कर दिया, लेकिन जो लेसर की अकाउंटिंग थी उसको इंटैक्ट रखा गया। हाँ तो उसके अंदर छोटी मोटी चेंजेस की गई बट वो चेंजेस इतनी मटीरियल नहीं है। क्लियर? फिर जो एक और फंडामेंटल पॉइंट इसके अंदर था वो ये था कि IAS 17 जो था वो भी डील करता था, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन शायद यहाँ मिस हो गई, उसमें ये था कि IAS 16 भी था, IAS 17 भी था और एक IFRIC 4 भी हुआ करती थी जो कि बताती थी कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्योंकि नॉर्मली लीज जब आप परसीव करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि जिस एसेट के लीज की बात हो रही है वो मेरी पोजेशन में, मेरे गराज में खड़ी है और मैं सुबह उसकी की लगाऊंगा और निकल जाऊंगा। लेकिन देयर आर सर्टेन वेरी सोफिस्टिकेटेड लीज कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें जो एसेट अंडर लीज होता है वो लेसी की पोजेशन में नहीं होता बल्कि उसके सिर्फ डायरेक्शन पे उसका यूजेज जो है वो स्टार्ट होता है। जैसे सेटेलाइट्स हैं, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स हैं, जैसे लोकोमोटिव्स, ये जो आपकी इवन एयरलाइंस हैं, तो उसमें जो लेसी होता है उसके पास वो स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होता, इतनी वो स्किल नहीं होती कि उस एसेट को मैनेज कर सके। तो फिर नॉर्मली जो लेसर होता है वो एसेट उसी की पोजेशन में रहता है, बट जो उसका कंट्रोल होता है यानी व्हेन टू हाउ टू यूज जो होता है वो लेसी के पास चला जाता है। तो उसको बेसिकली IAS 17 एड्रेस नहीं करता था, और नॉर्मली लोग यही समझते थे कि लीज सिर्फ गाड़ियों की होती है, घरों की होती है, लेकिन जो बाकी एरियाज थे जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड थे उनको कॉन्सेप्ट ऑफ लीज से बाहर रखा गया था। तो उसके बाद शुरू में तो उसके ऊपर एक IFRIC 4 इशू हुई और आई थिंक एक SIC भी थी, SIC 10 थी आई थिंक या 15 थी, जो कि डील करती थी कि इंसेंटिव्स ऑन लीजिंग जो है, यानी अगर लीज के अंदर कोई इंसेंटिव दिया जाता है तो उसकी अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए, लेसर्स की अकाउंटिंग क्या करेगा, लेसीज की अकाउंटिंग क्या करेगा। IAS 17 जो था उसके ऊपर भी साइलेंट था। तो फिर जब स्टैंडर्ड को चेंज किया गया तो IFRIC 4 है या SIC नंबर बोल रहा हूँ शायद 15 है या 10 है, उनका जो सारे का सारा कॉन्फ्रेंस एक SIC 30 की रेंज में भी थी, अब जेंट से निकल रही है। तो इन सबको मिला के उन्होंने फिर जो था वो एक ही स्टैंडर्ड के अंदर कवर किया और उसको IFRS 16 का IFRS 16 का नाम दे दिया। तो यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट ये लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग लीज को कैंसिल किया गया है और लीज एसेट की बजाय राइट ऑफ यूज का कॉन्सेप्ट दिया गया, ठीक है जी। और उसके बाद
जो रिपोर्टिंग है अब उसमें जो प्रॉब्लम आ गई है कि जिसको आप राइट ऑफ यूज कह रहे हैं, हो सकता है लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑपरेटिंग लीज हो, तो वो एसेट जो है वो लेसर की बुक्स में भी आ रहा होता है और वो लेसी की बुक्स में भी आ रहा होता है। तो ये क्योंकि उनके पास पैसे थे तो इसलिए अब अकाउंटिंग जो है थोड़ी सी अजीबोगरीब हो गई है। तो वही एसेट जो है वो लेसर की बुक्स में भी है और उसका कुछ पार्ट जो है वो लेसी की बुक्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यूं ये सारा जो है कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। जी बताइएगा सर, ये कंफ्यूजन मुझे शुरू से थी कि एसेट दोनों जगह पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। बेटा जब हम देखें, अगर हम किसी के पैसों की वजह से डिसीजन करेंगे तो फिर तो बेटा डिसीजन इससे कंफ्यूजन का शिकार नहीं होगा ना, ठीक है ना। फिर उसका रियलिटी से या इकोनॉमिक रियलिटी से तलक नहीं रहता ना जी। मैंने अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को राजी रखना है और पूरी दुनिया में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पैसे तो उन्हीं के पास है, मेरे आपके पैसे भी उन्हीं के पास पड़े हुए, ठीक है ना। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो ज़ाहिर है आपके जो पैसे पड़े हैं वो अपने में सर्फ में ले आता है ना, आप उसको जो मर्जी करें, क्या ख्याल है। तो आपके पैसे भी उसी के पास पड़े हुए हैं तो उसको तो नाराज नहीं किया जा सकता ना, ठीक है। तो इसलिए फिर उसकी अकाउंटिंग को अगर मैंने इंटैक्ट रखना है तो फिर जो लेसी की अकाउंटिंग वो तो खराब होगी, तो ये खराब है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, इसकी बाकी और कोई तो चीज नहीं है, ठीक है ना। बस यूं समझ रहे हैं, इसीलिए माइंड इज द राइट, ठीक है ना। और अब माइंड किसके पास होती है, इवन गवर्नमेंट्स भी पावरफुल नहीं है, जिसके पास पैसे हैं वो पावरफुल है ना, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। इसकी एप्लीकेशन डेट जो थी वो 1 जनवरी 2019 थी और अगर आपने IFRS 15 जो उसकी एप्लीकेशन डेट जो थी वो 1 जनवरी 2018 थी। तो अगर आपने IFRS 15 को अप्लाई कर लिया तो फिर IFRS जो 16 है उसकी भी आप अर्ली एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये भी बड़ा प्रॉब्लम था कि IAS 18 इधर की बात करता था और IAS 17 इधर की बात करता था। अब चूंकि सारे कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने इन लाइन किया है, तो यही वजह है कि जब ये स्टैंडर्ड पब्लिश हुआ था तो इसके साथ 2-3 और स्टैंडर्ड भी पब्लिश हुए थे। जैसे IAS 39 को रिप्लेस किया गया IFRS 9 से, लीजेस को रिप्लेस किया गया IFRS 16 से, रेवेन्यू रिकग्निशन को रिप्लेस किया गया IFRS 15 से, और फिर एक जो बड़ी देर से कॉन्सेप्ट चलता आ रहा था बिजनेस कॉम्बिनेशंस के अंदर भी सर्टेन इश्यूज थे कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो फिर उसके साथ जो था वो IFRS 10 और उसके अंदर भी अमेंडमेंट्स लेके लाई गई और फिर वहाँ भी जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल था उसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया कि कंट्रोल का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे थोड़ा सा आपको ये बता सकें कि कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो स्पेसिफाई द प्रिंसिपल्स फॉर रिकग्निशन, मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ लीजेस, ठीक है। लीजेस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ओवरऑल जो है वो इस IFRS में कवर्ड होगी। IFRS 16 डजंट अप्लाई टू लीजेस टू एक्सप्लोर, ये जो लाइसेंसेस गवर्नमेंट दे देती है कि आप जाके ऑयल गैस, कोला शोला, गोल्ड, ये तो इस तरह की लीजें नहीं होती है ना। ये भी आपने जो सैंडिक में और क्या नाम है अभी ये जो बैरक गोल्ड ने केस जीता हमारे खिलाफ और उनको हमने पूरा वो दे दिया है, बलोचिस्तान का गोल्ड और तांबे वाला जो था, मतलब क्या एरिया का नाम था, इनकी जो लीजेज होती है ना वो नहीं है स्टैंडर्ड में, ठीक है जी। इन्हें अगर आपको कोई सोने शोने की लीज मिल गई या कोई एक्सप्लोर करने की या कोई मारे हैं तो आपको क्योड़ा से नमक निकालने की लीज मिल गई तो उनको नहीं यहाँ डील करेंगे, हालांकि वो भी इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। उसके बाद लीजेज ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स, जिनका अगर गाँव से हमको पता है कि जो माड़े होते हैं उनको आप जानवर दे देते हैं, जी मारे जानवर आप पाले और फिर उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो शेयर कर लेते हैं, तो उनको भी हम यहाँ डील नहीं करेंगे। लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड होती है ना उसकी लीज इधर ही आएगी, ठीक है जी। वो जो बायोलॉजिकल एसेट्स है ना जी उनकी लीज इधर नहीं आएगी और एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट ए बायोलॉजिकल एसेट। फिर सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स, इनको BOT अरेंजमेंट, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर अरेंजमेंट्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो पब्लिक एसेट होता है लाइक कोई रोड है तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे देती है कि भाई आप उसको बनाएं, चलाएं, अपने पैसे भी इकट्ठे करें, हमारे भी करें और कुछ सालों के बाद उन्हें वापस करें। इसको कहते हैं
सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, हालांकि वो भी लीज ही होती है, ठीक है जी। आप ये पुल बना लें, आप ये अंडरपास बना लें, आप ये रोड बना लें, ये टोल टैक्सेस आपको नजर आता है कि प्राइवेट सेक्टर कलेक्ट कर रहा होता है, तो ये यही अरेंजमेंट्स होते हैं। बट इस तरह के जो अरेंजमेंट्स हैं इनके ऊपर भी IFRS 16 अप्लाई नहीं होगा। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, इसमें ना स्टैंडर्ड का रेफरेंस बस लिखा हुआ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसमें दो स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं, या तो IS 38 अप्लाई होता है या फिर IFRS 15 अप्लाई होता है। यानी अगर तो SaaS का कॉन्ट्रैक्ट हो, इसको सर्विस एग्रीमेंट कहते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कहते हैं, तो उसमें तो नॉर्मली आपका IFRS 15 अप्लाई हो रहा होता है। लेकिन सम टाइम अगर आप जो है वो सर्टन राइट्स दे देते हैं कस्टमर को, तो फिर वो IS 38 में भी चला जाता है। तो फिर वहां भी हमें देखना होता है कि जो हमारा जो इवन जो एसेट जिसने डेवलप किया होता है वो देखता है कि मैंने IS 2 अप्लाई करना है, इंटेंजिबल एसेट को या IS 38 अप्लाई करना है। एंड सिमिलरली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ले रहा होता है उसने ये देखना होता है कि मैंने IFRS 15 लगाना है, IS 2 लगाना है, या मैंने फिर IS 38 लगाना है। तो ये जरा इंटेलेक्चुअल बात है, ये जरा आपको ऐसे जो टाइम के साथ समझ आएंगे। ये आगे लिखा हुआ है राइट्स अंडर लाइसेंसिंग अरेंजमेंट IS 38 में जाएंगे जी। Leasing, what is lease? Contract that conveys the right to use an asset for a period of time in exchange for consideration। तो इम्पोर्टेंट बातें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और उस कॉन्ट्रैक्ट में आप राइट ऑफ यूज कन्वे कर रहे हैं, क्लियर, और मुफ्त नहीं, किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट आप वो राइट दे रहे हैं। ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट हो फॉर पीरियड ऑफ टाइम, यानी उसके अंदर टाइम भी आप स्पेसिफिक करते हैं, ठीक है जी। जैसे फर्ज करें आप 99 ईयर लीज भी लीज ही होती है, ठीक है जी, 10 इयर्स लीज भी लीज ही है, और 1 साल की लीज ही, तो 1 महीने की लीज भी लीज ही है। अच्छा, यहाँ पे ना बात स्टार्ट एन एसेट और स्टैंडर्ड कहता है कि शुड बी आइडेंटिफाइबल एसेट। क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाइबल एसेट। फर्ज करें आप उबर वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वो कहते हैं जी, आप उनको कहते हैं जी आपने 1 साल तक मुझे पिक और ड्रॉप देनी है। आपने एक दिन कैप्टन जमील आ रहा है, अगले दिन कैप्टन रफीक आ रहा है, कल गाड़ी और थी, आज गाड़ी और है, ये लीज नहीं। हालांकि काम वही हो रहा है, क्योंकि वहां पे आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं, ठीक है। सिमिलरली आप रेलवे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जी, हमारे जितने कंटेनर आएंगे ना जी, वो सारे आपने लाहौर डिलीवर करने हैं। और फर्ज करें वो कहते हैं ओके जी हमारा साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, वो भी लीज नहीं है, क्योंकि उसमें कभी बोगी और है, कभी इंजन और है, कभी और है, इट्स नॉट अ लीज। ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो सर्विस एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनको हम लीज में से निकाल देंगे, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफाइबल एसेट। फर्ज करें एक बिल्डिंग के अंदर आपने गोडाउन बनाना है, बड़ा हॉल है, उसका मालिक आपको कहता है जी ठीक है जी आप अपनी चीजें रख लिया करें, ये भी लीज नहीं है। लेकिन अगर वो ये कहे कि फलानी दीवार से ये 10 मीटर इधर 10 मीटर उधर और ये आपके लिए जगह आपने स्पेसिफाई कर दी और उसकी बाउंड्री वाली कोई ना हो, वो क्या है? वो लीज। आपने एयरपोर्ट पे कॉफी का मशीन लगानी है, ठीक है जी, अगर उन्होंने ला लो मशीन, पता चले एक दिन सीढ़ियाँ को होते हैं और फिर लॉन्ग से बाहर खड़े हो, तो दैट्स नॉट अ लीज। लेकिन अगर वो कहेंगे ये दीवार है, इसके साथ ही 4 फुट बाय 4 फुट यहाँ आपने मशीन लगानी है, नो इट्स अ लीज। तो बात किसकी हो रही है कि जो अंडर लीज एसेट है वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए, ठीक है जी। फर्ज करें आप PTCL के साथ या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जी आपने मुझे इंटरनेट देना है, ठीक है जी, दैट्स नॉट अ लीज, वो सर्विस एग्रीमेंट है। लेकिन अगर आप ये कहें जी कि ये फाइबर ऑप्टिक है, इसके अंदर फर्ज करें 50 तारे हैं, इसके अंदर ये वाले जो 2 तारे हैं इनमें से आप अपना डाटा गुजार लो, तो फिर क्या हो जाए? आइडेंटिफाइड एसेट। क्लियर? फर्ज करें स्टारलिंक है, बड़ी कंपनी है, वो कहते हैं हम आपकी इंटरनेट की सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन कौन से सैटेलाइट से दे रहे हैं कोई पता नहीं, तो ये सर्विस एग्रीमेंट है। तो कहनी स्टार लिंक वालों का ये जो फलान नंबर का सैटेलाइट है ना, इसके लिए हम आपको सर्विसेज दे देंगे, नाउ इट्स आइडेंटिफाइड एसेट। लेकिन यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज हो जाता है कि जब एक बड़े एसेट का कोई कंपोनेंट आप ले रहे होते हैं तो फिर आपने ये भी देखना होता है कि मटेरियल कंपोनेंट, सिग्निफिकेंट
इकोनॉमिक बेनिफिट का राइट है अभी के लिए, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। बट यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि यू शुड आइडेंटिफाई कि एसेट की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर एसेट की बात हो रही है। यानी अगर रेलवे का इंजन है, उसी की बोगियां हैं, और आप जो है उसकी कार्स और इंजन इकट्ठे आप कहते हैं ये 10 बोगियां और ये वाला इंजन, ये हम आपको 1 साल के लिए दे रहे हैं, देन बात आइडेंटिफाइबल एसेट की, ठीक है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम किसी एसेट की लीज की बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफाइबल एसेट। अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो वो लीज नहीं है, वो आपका सर्विस एग्रीमेंट हो जाएगा। फिर ज़्यादा सर्विस एग्रीमेंट का रेवेन्यू जो यानी उसका देने वाला है वो IFRS 15 अप्लाई करेगा, जो लेने वाला है ज़ाहिर है कि उसके लिए कोई एक्सपेंस होगा, कुछ होगा, वो उसको अकॉर्डिंगली रिकॉग्नाइज कर देगा। लेकिन व्हाट इज मेंट बाय कंसीडरेशन? कंसीडरेशन मींस लीज पेमेंट्स। इट डजंट मीन कि लीज पेमेंट्स जो है वो पीरियोडिक ही होनी चाहिए, दे मे बी एट द स्टार्ट, दे मे बी एट द एंड, दे मे बी यू कैन से ऑन सर्टेन पीरियोडिकल डेट्स, और हो सकता है वो पीरियड भी सेम ना हो, पेमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है जी। जरूरी नहीं है कि सेम पीरियड के बाद हो, सेम अमाउंट हो, इट डजंट मैटर, ठीक है, इसका कोई तल्लक नहीं है, पेमेंट्स होनी चाहिए। ओके जी। उसके बाद फॉर ए पीरियड का मतलब होता है लीज टर्म, तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। लीज की कॉन्ट्रैक्ट में 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 लीज टर्म क्या होती है, नंबर 2 लीज पेमेंट्स क्या होते हैं। बाकी आपने आइडेंटिफाइबल को पहले देख लेना कि लीज है कि नहीं। यू शुड बी हैविंग ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज लीज टर्म क्या है, एंड व्हाट इज लीज पेमेंट्स, और लीज पेमेंट्स क्या है। लेकिन अब who conveys the right? The lessor. And who takes up the right? The lessor. ठीक है ना। ले आगे चलते हैं। लीज क्या है? Contract that conveys the right of use of an asset. In most of the arrangements, it's very straightforward. In some arrangements, judgment necessary to assess. अब हम आगे आ जाते हैं। Does an arrangement contain a lease? यानी सबसे पहला सवाल आपने जब भी लीज का क्वेश्चन आपके सामने आया तो आपने सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि लीज के नाम से नहीं एग्जामिनर ने लीज का वर्ड यूज करे ये ठीक है ना, क्योंकि लीज तो हर उस अरेंजमेंट के लिए वर्ड यूज हो सकता है जिसमें आप कोई पीरियोडिक पेमेंट्स कर रहे हैं, कोई एसेट आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन डजंट मीन कि वो लीज अंडर IFRS 16 है। तो इसलिए जब अंडर IFRS 16 आपने लीज को कंसिडर करना है तो ये इसके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपने अपने ज़हन में रखने हैं। थ्रू द पीरियड ऑफ यूज द कस्टमर हैज बोथ द फॉलोइंग राइट्स, ठीक है, टू द आइडेंटिफाइबल एसेट, ठीक है। द राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल, जैसे मैंने वो 2 तारों की बात की थी ना फाइबर ऑप्टिक की, या मैंने किसी ऑयल या गैस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट करें पाकिस्तान में भी कराची पोर्ट कासिम जो है उससे लेकर मुल्तान तक आपको पता है पेट्रोल की और डीजल की लाइन बिछी हुई है, उधर से ही तेल चोरी इधर आता है, ठीक है। वैसे कई कंपनियां कराची से भी डायरेक्ट पिक करती हैं, लेकिन बाकी मुल्तान में टर्मिनल है वहां से पिक करती हैं। अब शायद भी वहां तेल गुजार रहा है, BSO भी गुजार रहा है, माजा साजा भी गुजार रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा उस एसेट को यूज कर रहे हैं और ज़्यादा 20-30 साल के लिए एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। अभी तो आपने देखा होगा कि शायद इतना आप कहाँ देखते होंगे, पिछले दिनों एक एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि SNGPL और जो सुई साउथर्न कंपनी SSGCL जो है, इनके अलावा प्राइवेट कंपनी जो है वो भी गैस जो है वो कंज्यूमर को दे सकती हैं। पढ़ा आपने? चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वो नेटवर्क किसका यूज करेंगे, वो SNGPL का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब ज़ाहिर है जब वो SNGPL का नेटवर्क यूज करेंगे तो उसके लिए वो रेंट एग्रीमेंट भी करेंगे, क्लियर। तो फिर मैंने उसको लीज कर रही है, सर्विस एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब SNGPL की वहां से या PTCL उन 2 तारों से अपना डाटा भी ला रही है, हमें भी कह रही है, तो फिर क्या वर्ड यूज करना, सब्सटेंशियली ऑल। यानी फिर आपने देखना कि मेरा यूजेज कितना है। सैटेलाइट है, फर्स्ट करें उसकी कैपेसिटी एक X कैपेसिटी है, तो उस X कैपेसिटी में आपके पास कितनी कैपेसिटी, हालांकि वो आइडेंटिफाइड पता चला जनाब यार इसे 2% होल्ड करके बैठे हैं, तो फिर नहीं है। तो सब्सटेंशियल का मतलब नॉर्मली वी टेक 90% मोर देन 90%। यानी अगर किसी एसेट की बात हो रही है, आइडेंटिफाइड की बात हो रही है, उसके आउटपुट की बात हो रही है, तो फिर आपके पास सब्सटेंशियल आउटपुट उसका होना चाहिए।
द राइट टू डायरेक्ट, यानी आप बताएं कब ऑन करना कब ऑफ करना। जैसे इतने आईपीपीस लगे हुए, आईपीपीस इंडिपेंडेंट पावर जो हमारे खाल खैच के लिए खून भी हमारे उससे निचोड़ लिया जिन्होंने, इनकी बात होगी। अगर हम देखें तो जो हमारा जो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है जिसको एनसीडीसी कहते हैं, ये जो कंपनी है ये उनको डायरेक्शन दे दी है कि भाई ऑन कर दो, अब ऑफ कर दो, और उसमें एक मिनिमम कैपेसिटी चार्ज आजकल आपने बड़ा सुना कैपेसिटी चार्जेस, ठीक है जी। तो ये अगर देखें तो ये भी एक लीज का कॉन्ट्रैक्ट है। वो अलग बात है कि उन्होंने जाके एससीसीपी से जो है वो एक्सेप्शन ली हुई है कि हमारे ऊपर आप IFRS 16 की एप्लीकेशन ना करें, क्योंकि उनकी किताबों से सारे एसेट ही माइनस हो जाते हैं, क्योंकि एसेट में कौन रिकॉग्नाइज करेगा, एनटीडीसी, ये तो नहीं करेंगे। अब खैर उन्होंने नेशनल परचेज कंपनी एक बना दी है, सीपीपी शायद बना दी, इस तरह एक कंपनी बना दी। तो यानी अगर ये लीज है तो क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल एसेट के या तो सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट, नहीं दोनों होने चाहिए, एंड है दोनों में, सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होने चाहिए और साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्ट कर आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों होंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या है, लीज। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है फाइबर ऑप्टिक आइडेंटिफाइड हो, सैटेलाइट आइडेंटिफाइड हो, गैस ऑयल पाइपलाइन आइडेंटिफाइड हो, लेकिन हो सकता है मैं उसका मटेरियल आउटपुट यूज ना, यानी सब्सटेंशियल आउटपुट यूज ना कर रहा हूं, तो वो भी लीज की डेफिनेशन से निकल जाए। जरा ज़हन को बड़ा करके आपने स्टैंडर्ड आपने अपने एक चीजों के ऊपर अप्लाई करके देखना। लेकिन सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट, सब्सटेंशियली जो आपके पास राइट होता है वो कब हो, जब एक्सक्लूसिव राइट है, हम ही इस्तेमाल और कोई नहीं करेगा। तो पहले तो पावर बेच ही को नहीं सकता था ना जी किसी और को। अभी सुना है कि ये भी देने जा रहे हैं कि पावर जो मर्जी प्रोड्यूस करे, जो मर्जी खरीदे। अभी तो ये है कि आपको मीटर लेस को नहीं लगाना, हो सकता है कल को कोई और आ जाए मेरा मीटर ले, जैसे आजकल नेट नहीं आ जाता, पीटीसी भी है, फलाना टमकाना, स्ट्रॉन्ग फाइबर भी है, और भी 4-5 थे, ठीक है ना। कल को हो सकता है कि मीटर वाले भी आ जाए, मेरे से आप बिल्ली ले, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, या तो आपके पास एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए, इंक्लूडिंग इट्स प्राइमरी आउटपुट एंड बाय प्रोडक्ट्स, यानी प्राइमरी आउटपुट का राइट भी आपके पास होना चाहिए और बाय प्रोडक्ट का राइट भी आपके पास होना चाहिए। डिसीजन अबाउट व्हाई, क्यों एंड व्हेन, कब यूज करना, ठीक है ना। और फिर प्रोटेक्टिव राइट होता है, उसको भी बड़ा कंसीडर करना है, फिर आपके लेवल पे शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटेक्टिव राइट ये होता है कि फर्स्ट करिए जो लेसर आपको एसेट दे रहा है, वो कहता है कि मैंने 1 महीने का शटडाउन ले लिया, क्योंकि शटडाउन नहीं लेगा तो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस कैसे होगी, क्या ख्याल है। अब ये जो प्रोटेक्टिव राइट है ये कितना सब्सटेंशियल है कि वो आपके एक्सक्लूसिव राइट को, और एक प्रोटेक्टिव राइट ये भी होता है कि उसमें शटडाउन लेना है, और एक प्रोटेक्टिव राइट ये भी होता है जिसको प्रोटेक्टिव राइट बट रिप्लेसमेंट राइट भी कह देते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपको ये वाला एसेट दे रहा हूं, लेकिन अगर ये अवेलेबल ना हो तो मैं आपको ये वाला दे दूंगा, या मैं किसी भी दूसरे एसेट से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लॉजेज होती हैं जिसमें आप देखना कि आइडेंटिफाइड एसेट रहा भी है कि नहीं रहा, ठीक है ना। तो रिप्लेसमेंट राइट और प्रोटेक्टिव राइट्स जो होते हैं उनको भी बड़ी इंपॉर्टेंस देनी होती है। बट अगेन अगर प्रोटेक्टिव राइट जो है वो उस एसेट के एबिलिटी टू प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए जरूरी है, जैसे शटडाउन लेना, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे जो आइडेंटिफाइबल एसेट है उसके राइट को इंपेयर नहीं करता, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट करें मेरे पास 4-5-10 गाड़ियों का फ्लीट है, मैंने आपको एक गाड़ी की बात की कि ये गाड़ी हम आपको देंगे, लेकिन महीने में 2 दिन जो होगा वो हम इसका लेंगे, रिपेयर के लिए टाइम लेंगे और आपको किसी और गाड़ी से रिप्लेस कर देंगे। अब आप देखेंगे कि ये प्रोटेक्टिव राइट तो है, रिप्लेसमेंट राइट भी है, बट आया ये पार्ट एंड पार्सल होता है, ये नॉर्मल है कि नॉर्म है। अगर तो नॉर्म है तो उसमें फिर आपका आइडेंटिफाइबल एसेट का जो राइट है वो इंपेयर नहीं होता। अदरवाइज
अगर वो ये कह दे कि गाड़ी तो ये है लेकिन जब मेरा दिल करेगा मैं इसको दूसरी से रिप्लेस कर दूंगा, तो फिर नहीं, ठीक है ना। तो फिर आपने ये प्रोटेक्टिव राइट्स और जो रिप्लेसमेंट राइट्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी फिर आप साथ मिला के देखते हैं क्या ये एसेट आइडेंटिफाइबल की बात हो रही है किसी और की बात हो रही है। गौर पाएगी। ले आगे चलते हैं। ऊपर वाली डेफिनेशन तो वही है। अच्छा, एक राइट एक्सप्लिसिट होता है और इम्प्लिसिट होता है। यानी फर्ज करें उसने कहा कि मैं आपको गाड़ी रेंट पे दे रहा हूँ, ये वाली ना भी कहे लेकिन आपको पता है रूल है ही तो फिर इम्प्लाइड है कि ये, और अगर फर्ज करें ज्यादा बड़ा फ्लीट होगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट की बात करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट एक्सप्लिसिट भी हो सकता है इम्प्लिसिट भी हो सकता है, ठीक है। ओके, जब हम किसी ऐसे एसेट की बात करते हैं जिसमें हमने उसकी कोई कैपेसिटी लेनी होती है, जैसे पहले भी हमने बात की है, जैसे हम किसी फाइबर ऑप्टिक की बात कर रहे हैं, किसी ऑयल गैस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, किसी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, तो फिर हमने उसका आउटपुट के ऊपर देखना हम उसका कितना आउटपुट यूज करेंगे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है। फिजिकली डिस्टिंक्ट होना चाहिए या सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द कैपेसिटी, यानी अगर आपका एक्सक्लूसिव राइट नहीं है तो फिर आपके पास सब्सटेंशियल राइट यानी मोर देन 90% होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल भी गिवन है कि अगर पाइपलाइन के अंदर आपका 90% आउटपुट आ भी है तो फिर इसका मतलब है कि आपके लिए लीज है, लेकिन अगर 90% से कम है तो इसका मतलब ये है कि फिर आप एक्सक्लूसिव या आपके पास सब्सटेंशियल राइट नहीं है। लेकिन इसी तरह अगर फर्स्ट करें कहते हैं ये वेयर हाउस है, इसमें 10 बाय 10 फुट आपका, लेकिन कहां से कहां शुरू हो रहा है कोई पता नहीं है, तो ये लीज नहीं है, ठीक है। देन ये रिसीव ट्री है जो कि हमेशा आपको याद कर लेना चाहिए, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो आप अपने जहन में ये सारे पॉइंट्स याद रखें कि ये लीज है कि नहीं है, ठीक है। वही चीजें हमारे एक फ्लो चार्ट के अंदर आ गई हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद रखने में आसानी हो कि लीज क्या होती है और लीज ना हो तो क्या होता है। तो पढ़ लेते हैं जल्दी से। इज देयर एन आइडेंटिफाइड एसेट, सबसे पहला सवाल किस एसेट की बात हो रही है। इफ द आंसर इज नो तो क्या है, सीधे नीचे आ गया, इट्स नॉट ए लीज, ठीक है। वो सर्विस एग्रीमेंट है, वो इधर नहीं आएगा। इफ द आंसर यस, द राइट टू obtain substantially all of the economic benefit, यानी अगर आइडेंटिफाइड एसेट है तो क्या उसके सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट के ऊपर आपका राइट है। इफ द आंसर इज नो फिर भी नीचे आ जाए। इफ द आंसर यस, अगला क्वेश्चन होगा द राइट टू डायरेक्ट द एसेट, कौन डायरेक्शन देता है कि आप इस एसेट को यूज स्टार्ट कर दो, अब इसकी इतनी % कैपेसिटी पे चलाओ, अब इतने % कैपेसिटी पे चलाओ। 3 लोग हो सकते हैं कि कस्टमर हो सकता है, सप्लायर हो सकता है और कोई भी नहीं है। तो अगर सप्लायर है मतलब आप बात खड़े हुए, ड्राइवर गाड़ी नहीं स्टार्ट कर रहा, मैं तो हो जा तो हो जाओ, ठीक है। इसका मतलब सप्लायर का राइट है, जो लेसर है उसका राइट है, वो चाहे तो आप गाड़ी को उठाए ना उठाए, तो फिर इट्स नॉट ए लीज। आप कहते नहीं कस्टमर, ठीक है, मेरी डायरेक्शन, लेसी की डायरेक्शन, कस्टमर गए लेसी ना भी गए, तो देन क्या है, इट्स ए लीज। नाइदर, पता नहीं चल रहा कौन कहेगा। समटाइम ये भी तो होता है ना, हमारे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे होते कॉन्ट्रैक्ट लिखने, पता नहीं चल रहा कौन डायरेक्शन देगा। उस केस में द राइट टू ऑपरेट द एसेट, कौन ऑपरेट करेगा एसेट। इफ द यानी कस्टमर करेगा ऑपरेट, इफ द आंसर यस तो अगेन क्या है, लीज। अगर कस्टमर नहीं करेगा फिर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिड द कस्टमर डिजाइन द एसेट, यानी ये एसेट कस्टमर के लिए डिजाइन हुआ हुआ है, इसका मतलब कोई और तो यूज कर ही नहीं सकता। अगर ऐसे है तो क्या है, लीज है, और अगर ऐसे नहीं है तो ये लीज नहीं है, ठीक है जी। बात समझ आई कि नहीं आई। तो ये आपने आपके सामने जब भी क्वेश्चन आएगा आपने इस तरह से सोचना है, तो देन लीज है नहीं है आपको क्लियर हो जाएगा। ओके जी, ये एक छोटी सी एग्जांपल के साथ दोबारा चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। एनएनटी अकाउंट्स फॉर लीज कंपोनेंट सेपरेटली फ्रॉम ए नॉन लीज कंपोनेंट। कल भी हमने बात की थी कि समटाइम्स कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट लीज होता है, कुछ पार्ट नॉन लीज होता है। अच्छा, उसमें फिर आपने ये देखना है कि मैं किसकी अकाउंटिंग करने जा रहा हूँ, लेसी की अकाउंटिंग करने जा रहा हूँ या लेसर की अकाउंटिंग करने जा रहा हूँ।
अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ पार्ट लीज है, कुछ पार्ट नॉन लीज है, तो जो स्टैंडर्ड है वो एक आप कह लें कि एक्सपीडियंट देता है लेसी को कि अगर तुम्हारे पास एक लीज का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें नॉन लीज कंपोनेंट भी है, तो अगर तुम चाहो तो सारे कॉन्ट्रैक्ट को भी लीज कंसिडर कर, क्लियर। और अगर तुम चाहते हो कि दोनों को अलग करो तो करो, लेकिन लेसर के पास चॉइस नहीं है। लेसर हैज टू डिवाइड लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट सेपरेटली एंड अकाउंट फॉर सेपरेटली। ठीक है जी, ओके जी। ये इसकी दो कंडीशंस भी हैं। द लेसी कैन बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट, द एसेट इज नॉट हाईली डिपेंडेंट ऑन और इंटरडिपेंडेंट विद अदर एसेट इन द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ एक और बात भी इंपॉर्टेंट है। समटाइम क्या होता है कि एक लीज के अंदर एक से ज्यादा एसेट्स भी होते हैं, तो हर एसेट की लीज को मैंने सेपरेटली ट्रीट करना है या मैंने उनको इकट्ठे कर लेना है। तो अगर वो इंटरडिपेंडेंट हो तो फिर सारे जो एसेट्स होते हैं उनको इकट्ठा करके फिर एक ही राइट ऑफ यूज और एक ही लीज के तौर पे अकाउंट फॉर किया जाता है। ओके जी, इसमें 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, मंथली रेंटल 10,000 है, टोटल जो वैल्यू ऑफ 4,80,000 है, रेंट ऑफ इक्विपमेंट 9,400 है, मेंटेनेंस जो है वो 500 है, और एडमिन कॉस्ट। अब कल भी आपको बताया था कि एडमिन कॉस्ट जिसमें आपको स्पेसिफाई नहीं करते कि आप क्या डिलीवर करेंगे, वो आपका अलग से उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। ठीक है जी, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा कि जो लीज कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें जो अकाउंटिंग आपने करनी है वो रेंट ऑफ इक्विपमेंट और मेंटेनेंस की करनी है। वो जो आपने एडमिन के लिए पैसे चार्ज कर दिए हैं ना, या तो आप टोटली उसको एक्सक्लूड कर दें, या कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है, 1000 का है, 10,000 का है, और इसको अकॉर्डिंग टू देयर जो स्टैंडर्ड अलोन सेलिंग प्राइसेस है उनके अंदर आप डिवाइड। वैसे बेहतर ये है कि वो 100 की इनकम इमीडिएटली चार्ज कर लें या 100 का एक्सपेंस इमीडिएटली कर लें अगर आप लेसी करते हैं। लेकिन आप की टर्म्स आ गई। सबसे पहले है इंसेप्शन डेट। इंसेप्शन डेट वो डेट होती है जिसके ऊपर लेसी और लेसर जो है वो मेजर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एग्री करते हैं, उसको इंसेप्शन डेट कहते हैं। और ये वो डेट होती है जिसपे लेसर इवन क्लासिफाई कर लेता है कि ये लीज फाइनेंस लीज है, ये ऑपरेटिंग लीज है। फिर आपके पास कमेंसमेंट डेट है, वो डेट जिसपे लेसर लेसी को राइट ऑफ यूज दे देता है, दैट डेट इज कॉल्ड एज कमेंसमेंट डेट। और जो अकाउंटिंग लीज की स्टार्ट होती है ना, वो भी कमेंसमेंट डेट से ही स्टार्ट होती है। ठीक है ना। लेकिन अब लीज टर्म क्या है? लीज टर्म इज ए नॉन कैंसलेबल पीरियड। जब पुराने स्टैंडर्ड में नॉन कैंसलेबल का कॉन्सेप्ट जो था वो डिफरेंट था, और नए स्टैंडर्ड में जो है वो नॉन कैंसलेबल का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। नॉन कैंसलेबल पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें लेसी के पास राइट नहीं है कि वो लीज को कैंसिल कर सके। हाँ, लेसर जो है अगर उसके पास राइट हो भी तो उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता। नॉन कैंसिलेबल पीरियड कौन सा हुआ? जिसमें क्या हमने लेसी के पास राइट नहीं है कि वो लीज को कैंसिल कर सके, ऐसे टाइम पीरियड को हम नॉन कैंसिलेबल पीरियड कहते हैं, नॉन कैंसिलेबल लीज पीरियड कहते हैं। प्लस पीरियड कवर्ड व्हेन ऑप्शन टू एक्सटेंड। और फिर क्या होता है कि लेसी को आप ऑप्शन दे देते हैं कि तुम ये लीज को एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो अगर एक्सटेंशन ऑप्शन हो तो फिर आपने ये भी देखना होता है कि क्या रीजनेबली सर्टन है कि लेसी जो है वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। अगर रीजनेबली सर्टन हो तो फिर आप जो एक्सटेंशन ऑप्शन होती है उसको भी लीज टर्म का पार्ट बना लेते हैं। अच्छा, समटाइम क्या होता है कि लीज के अंदर जो है वो एक कैंसिलेबल पीरियड होता है और एक नॉन कैंसिलेबल पीरियड होता है। तो अगर लेसी के पास नॉन कैंसिलेबल पीरियड में तो राइट नहीं है कि उसको कैंसिल करें, लेकिन कैंसिलेबल पीरियड के अंदर राइट होता है कि वो कैंसिल करें, लेकिन ही मे बी रिक्वायर्ड टू पे सम डैमेजेस और चार्जेस। तो फिर हम कहते हैं कि अगर लेसी जो है नॉन कैंसिलेबल पीरियड होता ही लीज टर्म, लेकिन अगर कैंसिलेबल पीरियड है और उसके अंदर रीजनेबली सर्टेन है कि लेसी जो कैंसिलेबल पीरियड को कैंसिल करेगा और डैमेजेस पे करेगा, तो फिर हम जो कैंसिलेबल पीरियड होता है उसको लीज टर्म का पार्ट नहीं बनाते। एक बार याद रखिए, देयर इज अ डिफरेंस इन ऑप्शन टू एक्सटेंड एंड देयर इज अ डिफरेंस इन कैंसिलेबल पीरियड। क्लियर? इसलिए कैंसिलेबल पीरियड जो है वो लीज टर्म का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये डिपेंड होता है कि कितना रीजनेबली सर्टेन है कि लेसी लीज कैंसिलेबल पीरियड को कैंसिल नहीं करेगा। क्लियर? नहीं ना, आगे चलते हैं।
assess whether the option will be exercised terms and ये important आप कह लें कि prerequisites हैं कि कब आपने कहना है कि हमने ऑप्शन को इंक्लूड करना है, कब आपने कहना है कि हमने कैंसिलेबल पीरियड को इंक्लूड करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑप्शन, लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स, कॉस्ट ऑफ टर्मिनेटिंग द लीज और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट करें आप कहते हैं कि हमने 5 साल एसेट लीज पे दिया, ये नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, लेसी के बाद ये राइट है कि वो 3 साल तक इसको एक्सटेंड भी कर सकता है। तो अब आपने देखना है कि आया 3 साल वो यूज करेगा कि नहीं करेगा। तो फिर टर्म्स एंड कंडीशंस यानी वो ऑप्शन पीरियड के अंदर आप उसको रेंटल क्या चार्ज कर रहे हैं, अगर वो मटीरियली बिलो मार्केट हो तो इसका मतलब क्या है कि वो करेगा। या उसने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर लिया है, जैसे जब ये स्टैंडर्ड आया तो बहुत सारे जो हमारे यहाँ रेंट के एग्रीमेंट होते हैं वो साल के होते हैं, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो पिछले 30 साल 40 साल से एक ही बिल्डिंग के अंदर है और उन्होंने उनको पुराने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग लीज कंसिडर किया हुआ है। अब आल्दो के लीज कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, लेकिन उन्होंने वहां पे ब्रांच बनाई हुई है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि ये आल्दो के कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, लेकिन इसमें जब रिन्यूअल ऑप्शन शामिल है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि नॉर्मली जो बैंक की ब्रांचेज होती हैं वो कितने साल तक लीज एक्सटेंड होती है। तो फिर हमने कहा कि ये 10 है, 15 है या 20 साल जो है इसको हम लीज टर्म कंसिडर करेंगे। एंड देन लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स की बात होगी, कॉस्ट ऑफ टर्मिनेटिंग, यानी अगर लेसी जो है उसने लीज को कैंसिल करना है या लेसर ने लीज को कैंसिल करना है तो उसके अंदर फिर ये भी होता है कि टर्मिनेशन चार्जेस कितने पड़ रहे हैं। क्लियर? ज़ाहिर है कि लेसी ये देखेगा कि अगर उसको एक बड़ी हाई टर्मिनेशन चार्जेस पड़ रहे हैं तो वो फिर लीज को टर्मिनेट नहीं करेगा। एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, यानी डिपेंडेंस कितनी है लेसी की एसेट के ऊपर। अगर लेसी की डिपेंडेंस ज्यादा है एसेट के ऊपर तो ज़ाहिर है कि वो उस एसेट को ज्यादा देर के लिए कंटिन्यू करेगा। ओके, यहाँ छोटी सी एग्जांपल गिवन है कि नॉन कैंसिलेबल पीरियड आपके पास 3 साल है, ऑप्शन टू एक्सटेंड 2 साल है और मार्केट रेट्स की होगी और लेसी बिल्ड एक्सपेंसिव ग्लास पार्टीशंस। तो क्या नजर आता है? अगर देखिए मार्केट में होना ना फिर तो हमें 3 साल ही लेना चाहिए क्योंकि फेवरेबल टर्म्स नहीं है। लेकिन अगर फर्ज करें नीचे जाते हैं और ये वाली कंडीशन में मिला लेते हैं कि जो उसने कोई बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की पार्टीशन या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हो तो उसका मतलब क्या होगा? हमें यही अज्यूम करना पड़ेगा कि लीज टर्म कितनी है, 5 साल जी। लेकिन वो कंसिडर नहीं होता, लेकिन जिसपे ऐसा होगा ना बेटा, ये आप बात याद रखना, माइंड इज राइट। लेकिन ये तो फिर जैसे के साथ जाती होगी वो कभी भी कैंसिल नहीं होती, तो उसके साथ पहले भी जाती होगी। लेकिन बेटा लेसन तो ना इकोनॉमिक इंसेंटिव जो होता है ना वो नॉर्मली होता है जो रेंटल होता है ना, तो इसलिए अगर उसको रेंटल मिल रहा है और उसकी रेंटेबल प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो क्यों कहेगा कि मैं, देखिए उसके पास हमेशा राइट होता है, ये इवन वो कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखवा देता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि 3 महीने जब मर्जी आप नोटिस दें और चले जाए, लेसन के बाद भी राइट है, लेसन के बाद भी राइट है, 3 महीने का नोटिस दें और चले जाए। लेकिन क्या नोटिस देंगे? क्या फिजिबल है लेसी के लिए, लेसर के लिए? ये कहानी है सर, ठीक है ना। लेकिन सर इंसेप्शन डेट पे अगर जैसे दोनों पार्टीज जाएं तो ये क्लोज डाल सकते हैं ना कि दोनों कैंसिल नहीं कर सकते, कैंसिलेशन राइट किसी के पास नहीं है। स्टैंडर्ड जो है ना उसमें ज्यादा आप कह लें कि प्रैक्टिकल व्यू लिया है, वो कहता है कि लेसर का राइट ही कंसीडर नहीं करना, किसका राइट कंसीडर करना? लेसी का, ठीक है ना। देखिए जिसका ऐसा है बेटा उसको रोक सकते हैं आप, मुझे बताएं जरा, खुद सोचें आप। और कॉन्ट्रैक्ट में लिखे ना लिखे कि वो आपको मकान खाली नहीं करवा सकते। इसलिए स्टैंडर्ड का जो व्यू है ना वो ज्यादा ब्रॉड है, उसे क्या लेसी का राइट कंसीडर होगा, लेसर का राइट कंसीडर नहीं होगा। लेकिन आगे चलते हैं, लीज पेमेंट्स क्या होती है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। लीज पेमेंट है और लीज टर्म और लीज पेमेंट है। Payments made by lessee to a lessor for the right of use of an underlying asset during the lease term. इसका मतलब ये हुआ कि लीज पेमेंट्स डिपेंडेंट है किसके ऊपर? लीज टर्म के ऊपर। फर्स्ट यू हैव टू डिटरमिन लीज टर्म एंड देन यू कैन कैलकुलेट लीज पेमेंट्स, ठीक है ना।
फिर लीज पेमेंट्स का क्या क्या पार्ट होता है? फिक्स्ड पेमेंट्स, इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट्स, यानी अगर एक पेमेंट फिक्स नहीं है, किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन आप कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, सब्सटेंटिव क्या है कि ये फिक्स ही है, क्लियर? तो फिर क्या होता है? वो फिक्स्ड ही कंसिडर होते हैं, ठीक है ना? तो अगर किसी चीज के ऊपर वेरिएबल है, लेकिन जो अंडरलाइंग वेरिएबल है वो चेंज अप्लाई ही नहीं होना, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि जो पेमेंट डिसाइड की जा रही है वो सब्सटेंटिवली फिक्स्ड, ठीक है ना? जैसे हम एग्जांपल के तौर पे कह रहे थे कि पेमेंट आपको करेंगे फर्स्ट करें एक एक्स अमाउंट की, ठीक है जी, लेकिन अगर इस एसेट को आप एक्सेप्शनली हाई परफॉर्मेंस पे लेके जाएंगे तो फिर आपको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, और आपको पता है कि ये कुछ होना ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि ये सब्सटेंटिवली फिक्स्ड। वेरिएबल पेमेंट डिपेंडिंग ऑन इंडेक्स और रेट। वेरिएबल पेमेंट कई हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड लीज पेमेंट के अंदर सिर्फ किसको अलाउ कर रहा है? जो सिर्फ वेरिएबल होती है बिकॉज ऑफ इंडेक्स और रेट। एग्जांपल देखिए, अगर आपने यूजेज के ऊपर डिपेंडेंस कर दिया ना रेंटल को, तो वो लीज पेमेंट का पार्ट नहीं है, उसको कंटीन्यूअस रेंट में लेके चले जाते हैं, ठीक है ना? या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर आप ले जाते हैं, तो ये सारे की सारी पेमेंट्स जो होती है वो कंटीन्यूअस रेंट बन जाती है, वो लीज पेमेंट्स का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर दो चीजों की वजह से चेंज आ रही, इंडेक्स यानी मैंने अपना रेंटल जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ अटैच कर दिया, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के साथ अटैच कर दिया, तो फिर क्या होगा? जैसे 6 महीने का मैं कहता हूँ 6 महीने बाद रीअसेसमेंट होगी, और जो जनरल प्राइस इंडेक्स है जो जीपीआई है उसके साथ हम इसको रिलेट करके चलेंगे। फर्स्ट करें आज जो जीपीआई है वो 100 है, और 6 महीने के बाद जीपीआई जो है 120 हो जाता है, तो आप पहले आप रेंट 10,000 दे रहे थे, अब आप 12,000 देंगे, तो जो एडिशनल 2,000 देंगे आया वो लीज पेमेंट का पार्ट बनेगा? आंसर है यस, क्योंकि आपने उसको किसके साथ अटैच कर दिए? इंडेक्स के साथ अटैच कर दिए, क्लियर? लेकिन आज तो हमें नहीं पता ना कि इंडेक्स जो है 120 होगा कि नहीं होगा, तो आज तो हम यही अज्यूम करेंगे कि 10,000 ही हमारा रेंट है लीज टर्म के ऊपर। लेकिन जब 1 साल बाद या 6 महीने बाद रेंट 12,000 हो जाएगा, तो फिर मैं कहूंगा ये 12,000 अगले सालों में अप्लाई होगा, ऐसे अज्यूम करते हैं, क्लियर? लेकिन अगर ये 2,000 बढ़ रहा है तो मैं इसको कंटीन्यूअस रेंट नहीं कहूंगा, मैं इसको लीज पेमेंट्स का पार्ट बना दूंगा। सिमिलरली अगर रेट, इंटरेस्ट रेट की वजह से चेंज आती है, हमारे यहाँ जितने लीज के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बैंकों के साथ वो काइबोर बेस्ड होते हैं, और अगर ये काइबोर प्लस 3% पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया और साल के बाद काइबोर जो होगा वही फिक्स होगा, लेट्स से आज काइबोर जो है वो 12% है, साल के बाद जाके काइबोर जो है वो 10% हो जाता है। अब लेट्स से काइबोर प्लस 3% की बात हो रही है, तो आज रेट 15% है, कल को जाके 13% हो जाएगा। तो ये जो इंडेक्स या रेट की वजह से रेंटल की वैल्यू में फ्लक्चुएशन आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो मेरे लीज पेमेंट का पार्ट ही रहेगी, ये मतलब गॉट इट? लेकिन आज नहीं मुझे पता कि काइबोर कितना होगा, इसलिए आज मैं सारी लीज पेमेंट जो मेरी रिमेनिंग है उनको मैं इसी पे अज्यूम करूंगा, और रेट भी यही अज्यूम करूंगा। लेकिन 6 महीने के बाद जब रीअसेसमेंट होगी तो अगले टाइम फॉर एवर जब तक लीज रहनी है तब तक मैं यही रेट अज्यूम करूंगा। जी 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 बेटा। सर जब वैल्यूज में तो फ्लक्चुएशंस आ जाएंगी तो फिर सारे वैल्यू हो जाएंगी, और बात करते हैं अभी, बात करते हैं, डोंट वरी, हो जाएगा, यस इट विल हैपन, इट विल हैपन। जब बेटा वैल्यू चेंज हो जानी है तो आपका क्या करना चाहिए? उसमें हम लीज रिसीवेबल अगर लिखे होंगे तो कम अमाउंट से लिखे होंगे, जो एडिशनल अमाउंट आ गई उसकी इंटरेस्ट है तो घटेंगे ना बेटा, तो वो बात में कर लेते हैं, बट अभी आप ये समझ में कि यस इट विल हैपन, करना क्या वो बात की बात, इट विल हैपन, ठीक है ना? आगे चलते हैं। एक्सरसाइज प्राइस ऑफ परचेज ऑप्शन। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं लीज में, एक होता है इसमें एसेट रिवर्ट बैक हो रहा होता है, वापस जा रहा होता है एसेट, और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें एसेट जो है वो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म या तो जैसी को ट्रांसफर हो रहा होता है
या लेसी के पास ऑप्शन होती है कि उसको बाय बैक करना। क्लियर? तो अगर रीजनेबली सर्टन हो कि लेसी को अगर ऑफर दी जा रही है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो जो आपकी बार्गेन परचेज प्राइस होती है वो भी फिर क्या होती है, लीज पेमेंट का पार्ट बन जाती है। गॉट इट? अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि बार्गेन ऑप्शन है, परचेज ऑप्शन है, बट लेसर कहते हैं उस वक्त फैसला करेंगे क्या प्राइस हो, अब नहीं शामिल हो सकते, क्योंकि नो यू कैन नॉट डिटरमिन के रीजनेबली सर्टन है कि लेसी ऑप्शन अवेल करेगा नहीं करेगा। ज़्यादा वो वही कंडीशन है पहले हम लीज टर्म में देख के आएंगे, एक्सटेंशन लेगा नहीं लेगा, वही है कि उसने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, वो उसके लिए कितना ज़रूरी है, जो उसको ऑफर की जा रही है परचेज वो किस वैल्यू पे ऑफर की जा रही है, मार्केट वैल्यू से नीचे है, मार्केट वैल्यू से ऊपर है, वो सारे कंडीशंस आपने वहां भी उसके ऊपर टेस्ट करनी है। ले जी आगे चलते हैं, पेनल्टीज फॉर टर्मिनेटिंग द लीज। अभी हमने देखा ना कि अगर आपके लेसी के पास जो वो कैंसिलेशन की ऑप्शन है और वो कैंसिल करता है और वहां आपने कैंसिलेबल पीरियड को लीज टर्म का पार्ट नहीं बनाया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लीज कैंसिल हो जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि जो कैंसिलेशन चार्जेस लेसी में दे रहे हैं दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द लीज पेमेंट, वो फिर लीज। यानी अगर आप कैंसिलेबल की जो ऑप्शन है उसकी एक्सरसाइज फ्यूचर में अज्यूम कर रहे हैं, तो फिर आपको उसके जो डैमेजेस होंगे वो बीच में इंक्लूड करने पड़ेंगे लीज पेमेंट्स के। रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। अच्छा, जब एसेट रिवर्ट बैक होता है ना, तो उसमें लेसर जो होता है वो मेक श्योर करता है कि एसेट जो है वो रीजनेबल हालत में हो, तो वो फिर क्या करता है, वो गारंटी रिक्वायर करता है। क्लियर? वो गारंटी लेसी भी उसको दे सकता है, अगर वो हमारे जैसा हो तो हो सकता है उसको कहे कि नहीं तेरी गारंटी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसकी कोई रिलेटेड पार्टी यानी उसकी कोई पेरेंट कंपनी, कोई एसोसिएटेड कंपनी, उसका डायरेक्टर यानी उसकी किसी रिलेटेड पार्टी ने गारंटी दी होगी। क्लियर? या फिर एनी अदर थर्ड पार्टी। क्लियर? तो गारंटी जो है वो कितने लोग दे सकते हैं, लेसर को लेसी दे सकता है, लेसी की रिलेटेड पार्टी दे सकती है, और कोई थर्ड पार्टी दे सकती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि रेजिडुअल वैल्यू का कितना पोर्शन लेसी अपनी लीज पेमेंट में शामिल करेगा और कितना पोर्शन जो है वो लेसर अपनी लीज पेमेंट में शामिल करेगा। ये बात याद रखनी है कि लेसी की लीज पेमेंट्स में गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू तब शामिल होती है जब या तो उसने खुद गारंटी की हो या उसकी रिलेटेड पार्टी ने गारंटी की हो। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की जो अमाउंट है वो एक्सीड कर रही है एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू से। यानी आप कह रहे हैं कि 3 साल के बाद ये एसेट 10,000 का होगा और आपने 12,000 की गारंटी दी हुई है ना, तो 2,000 लीज पेमेंट्स में शामिल होगा। लेसी की बात हो रही है, लेसर की बात नहीं हो रही। क्लियर? और अगर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो 12,000 ही लीज पेमेंट्स में शामिल हो जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, यहां बच्चे गलती कर देते हैं। लेसी के लिए गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू तब लीज पेमेंट्स का पार्ट बनती है या जब उसने दी हो या उसकी रिलेटेड पार्टी ने दी हो और वो एक्सीड कर रही हो एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। तो जो एक्सेस अमाउंट होती है दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द लीज पेमेंट्स। लेकिन लेसर के लिए ये नहीं है। लेसर के लिए जो है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो होती है वो सारी की सारी लीज पेमेंट्स का पार्ट, यानी 12,000 का 12,000 ही लीज पेमेंट्स का पार्ट बनता है। और लेसी अकाउंटिंग की बात हो रही है। लेसी के लिए कोई क्लासिफिकेशन ऑफ लीज नहीं है, ठीक है जी। एट द कमेंसमेंट डेट उसने राइट ऑफ यूज रिकॉग्नाइज करना है और लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी है, ठीक है जी। लीज लायबिलिटी जो है अगेन समटाइम एग्जामिनर भी सॉल्यूशन गलत दे देता है। लीज लायबिलिटी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, यानी अगर आपने कोई एडवांस दे दिया ना तो वो लीज लायबिलिटी का पार्ट नहीं है। दैट्स व्हाई उधर उसको इधर ऐड करते हैं, राइट ऑफ यूज में ऐड करते हैं। तो लीज लायबिलिटी क्या है, इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनयूज्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स एट द कमेंसमेंट, ठीक है। और फिर किस रेट से आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। अगर लेसी को पता है,
अगर लेसी को नहीं पता तो फिर उसने अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज कर लिया। ठीक हो गया। राइट ऑफ यूज जो है, ये जो डेबिट आपने करना है वो क्या होगा, अमाउंट फॉर लीज लायबिलिटी, वो जो अमाउंट आपने कैलकुलेट की है वो आ जाएगी, उसमें ऐड कर लेंगे अगर आपने कोई एडवांस दे दिया है, ठीक है, ऐड कर लेंगे कोई आईटीसी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अगर पे की है, यानी कमीशन वगैरह दी है, बट दैट शुड बी इंक्रीमेंटल। यानी वो इंक्रीमेंटल का मतलब ये होता है कि अगर आप इस लीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं तो आपको पे करनी पड़ रही है, अगर आप लीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना होते तो आपको पे ना करनी पड़ती। जैसे फर्स्ट टाइम लीगल एडवाइजर की कॉस्ट है, लीगल एडवाइजर आपके वैसे पे रोल पे आप उसको मंथली रिटेनरशिप देते हैं, उस केस में आप ये लीज कॉन्ट्रैक्ट करते ना करते वो आपने कॉस्ट पे करनी थी, इसलिए उस केस में वो जो आप उसको सैलरी दे रहे हैं वो पार्ट ऑफ ये लीज राइट ऑफ यूज नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर उसने इस एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग की कोई कॉस्ट पे की है और वो आपके पेरोल पे नहीं है तो फिर इसका पार्ट बन जाए। सिमिलरली कमीशन है, इसी तरह फर्स्ट करें आपने अपने बंदे रखे हुए हैं, क्लियर, और वो आपके पेरोल पे है तो उनकी सैलरी पार्ट नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपके इंक्रीमेंटल कमीशन दे रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तो उस केस में फिर आप उसको ऐड कर देंगे। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट IAS 16 का कॉन्सेप्ट है, IAS 37 या IFRIC 1 का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने इस एसेट को यहाँ से डिसमेंटल करना है, साइट को रिस्टोर करना है, तो फिर जो आपकी साइट रेस्टोरेशन कॉस्ट है या जो आपकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट है ये भी आपकी एसेट की पार्ट बन जाएगा, लेकिन ये भी प्रेजेंट वैल्यू पे बनेगा। ठीक है, ठीक है ना। तो क्या एंट्री होगी, पर राइट ऑफ यूज को डेबिट करेंगे, लीज लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे और जो एडवांस आपने दिया होगा उसमें बैंक को भी आप क्रेडिट कर देंगे। गौर पाएंगे आता है आपको स्टैंडर्ड, गुड, अच्छी बात। लेकिन अब अगली बात अब यहां से स्टार्ट हो रही है और वो ये है कि लेसी जो है वो एक्सेप्शन अकाउंटिंग भी कर सकता है। यानी एक तो उसने लीज की अकाउंटिंग करनी है, दूसरी उसने किसकी अकाउंटिंग करनी है, एक्सेप्शन की अकाउंटिंग करनी है। और एक्सेप्शन की अकाउंटिंग क्या है कि अगर दो सर्कमस्टांसेस में कोई एक सिचुएशन है तो वो क्या कर सकता है, वो एक्सेप्शन अकाउंटिंग कर सकता है। ये उसके पास ऑप्शन है, उससे रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी अगर वो चाहे तो इसके लिए एक्सेप्शन अकाउंटिंग ना करे। ठीक है जी। और वो है दो सिचुएशंस में कि अगर लीज जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 ईयर है, इक्वल का साइन मिस्टेक है, लेस देन इक्वल टू 1 ईयर है तब वो एक्सेप्शन अकाउंटिंग कर सकता है, या अंडरलाइंग एसेट जो है वो इमटेरियल लो वैल्यू, ठीक है जी। लेकिन लो वैल्यू जो है उसको भी ध्यान से देखना है कि अगर फर्ज करें आपने एक एसेट जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो लो है, बट आपने उस तरह के 10 एसेट लीज पे लिए हैं और जब 10 को एग्रीगेट करते हैं और वो सेम क्लास ऑफ एसेट्स में है, क्लास ऑफ एसेट जानते हैं IAS 16 में जो है, तो अगर वो सेम क्लास में है तो देन पॉसिबल है कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो वो लो वैल्यू हो, लेकिन वो एग्रीगेट वैल्यू जो है वो आपकी जो है वो इमटेरियल भी या इमटेरियल ना हो, उस केस में फिर आप उसको उसमें एक्सेप्शन अकाउंटिंग में नहीं लेंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो दो सिचुएशंस में आप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना आप राइट ऑफ यूज रिकॉग्नाइज करेंगे, ना आप लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे, आप क्या करेंगे, आप टोटल ऑफ लीज पेमेंट्स लेंगे। क्या करेंगे, यानी जो लीज टर्म है उसके ऊपर जो टोटल लीज पेमेंट्स आपने करनी है वो लेंगे और उसको लीज टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एक रेंटल की वैल्यू आ जाएगी। कभी भी पेमेंट को नहीं कंसिडर करना, क्योंकि पेमेंट जो होती है वो पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है उस एसेट से, और अगर कोई पैटर्न ना हो फिर हम क्या अज्यूम करते हैं, स्टेट। तो इसलिए स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपके पास कोई पैटर्न नहीं है तो फिर आपने एक्सेप्शन अकाउंटिंग स्टेट लाइन बेसिस पे करनी है, यानी टोटल ऑफ लीज पेमेंट्स लें, उसको डिवाइड करें लीज टर्म से, तो आपके पास एक रेंटल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब आपने फर्दर ये देखना कि ये एसेट हम किसी दूसरे एसेट के यूज में तो नहीं ले रहे, यानी कंस्ट्रक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में तो नहीं ले रहे। अगर नहीं है तो सिंपली रेंट एक्सपेंस को डेबिट करें, पेमेंट नहीं की है तो पेबल को क्रेडिट कर दें, पेमेंट कर दी है तो बैंक को क्रेडिट कर दें। लेकिन अगर ये एसेट किसी दूसरे एसेट की कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है तो फिर रेंट एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा, आप फिर उस रेलेवेंट एसेट को डेबिट कर देंगे। फर्स्ट में आपने जो क्रेन रेंट पे ली हुई है और आप अपने लिए बिल्डिंग बना रहे हैं, तो फिर उस बिल्डिंग के अंदर जो क्रेन का रेंट होता है
जो कि एक्सेप्शन अकाउंटिंग में जा रहा है, वो फिर उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। गॉट इट? यस सर। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप जो है वो एक्सेप्शन अकाउंटिंग में सिर्फ एक्सपेंस को ही डेबिट करेंगे। हो सकता है कि आप किसी अदर एसेट को डेबिट कर दें। लेकिन हाउ टू डिटरमिन द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट लेसी के लिए और लेसर के लिए? लेसर जो है वो तो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज ही यूज करता है डिस्काउंटिंग के लिए, लेकिन जो लेसी है वो लेसर का इंटरेस्ट रेट यूज करेगा। अगर उसको अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल तो क्या करेगा? अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट जो है ये उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, क्योंकि वह उसका करंट है। ये इसकी बात हो रही है। जब आप एसेट बेटा लीज पे लेंगे, यू विल शिफ्ट टू ए न्यू रिस्क लेवल, तो आपने अगले रिस्क लेवल पे जाना, इसलिए आप नई कोटेशन लेनी है बैंक से, ये जो भी आपका लेंडर है, ठीक है ना? ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीमेंटल लीज लेंगे, नहीं अवेलेबल तो फिर आप लेसिस इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट लेंगे। व्हाट इज इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज? ये पास पेपर में बहुत दफा टेस्ट हुआ है, ये फार्मूला याद रखना है आपने, और ये लेसर का फार्मूला है। लेट मी से ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का फार्मूला है। लेसर भी दो तरह के होते हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है और एक मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर होता है। ये जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज होता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसीलिए लिखा हुआ है कि आप क्या करेंगे? IRR, हिट एंड ट्रायल मेथड आता ही होगा। क्या करना है? फेयर वैल्यू एसेट लेनी, उसमें लेसर की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऐड करनी है। लेसर की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो उसने लेसी से रिकवर नहीं करनी। अगर उसने लेसी से रिकवर करनी तो फिर यहां भी है, ठीक है ना? तो किसके इक्वल होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड लीज पेमेंट्स। सिर्फ एक सिचुएशन में लीज पेमेंट्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डिफर करती है, और वो होता है जब एसेट रिवर्ट बैक होता है। क्या होता है? अगर बार्गेन परचेज ऑप्शन होना बेटा, तो उसके अंदर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट, ये लीज पेमेंट्स के बराबर ही होती है, नॉट प्रेजेंट वैल्यू, लीज पेमेंट्स के बराबर ही होती है। कब डिफरेंस आएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में और लीज पेमेंट्स में? जब एसेट रिवर्ट बैक हो। अब देखिए फर्स्ट करें, गारंटीड क्या था कि लेसर को गारंटी दी है लेसी ने, उसके रिलेटेड पार्टी ने या फिर थर्ड पार्टी ने। थर्ड पार्टी कौन है? जो एसेट में इंटरेस्टेड होगी, ठीक है ना? अब लेसर पर जिद है कि नहीं, जो मैक्सिमम मुझे गारंटी ऑफर हुई है वो भी कम है। जैसे फर्स्ट मैंने उसको मैक्सिमम गारंटी 10,000 ऑफर हुई है, लेकिन वो कहता है नहीं, मेरी तो जो वैल्यू होगी एट द एंड ऑफ द लीज तो वो 15,000 होगी। तो 5,000 उसको किसी ने गारंटी नहीं किया, या फर्स्ट में उसकी एसोसिएटेड कंसर्न उसको गारंटी कर रही है, तो वो भी तो खुद ही है ना। यानी किसी ने गारंटी नहीं किया, रेजिडुअल वैल्यू का वो पार्ट जो लेसर को किसी ने गारंटी नहीं किया या उसकी रिलेटेड पार्टी ने गारंटी किया है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। एंड कीप इन माइंड, only difference between gross investment and lease payment is unguaranteed residual, ठीक है ना? तो इसलिए वो इंटरेस्ट रेट IRR हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेट होता है। वो रेट जिससे फेयर वैल्यू एसेट प्लस IDC becomes present value of gross investment is called as interest rate implicit in the lease। बात याद रखनी, मैंने कहा कि ये कौन सा लेसर है? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना? मैंने क्यों कहा है? क्योंकि बेटा जो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर होता है ना, उसकी IDC इमीडिएटली एक्सपेंस आउट होता है। इसलिए जिसकी IDC इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनती है वो सिर्फ कौन है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और कभी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उसके नाम से नहीं पहचानना, उसकी हरकतों से पहचानना। और हरकतें क्या है कि अगर उसने एसेट परचेज करके अपने पास रखा हुआ है ना, यानी वो अपना एसेट सप्लाई करने जा रहा है ना, तो फिर वो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है। और अगर वो कहते हैं कि जाए जनाब मार्केट से आप वेंडर सेलेक्ट करें, मैं आपके लिए आपको पेमेंट कर देता हूँ, तो वो कौन है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसलिए अगर किसी बैंक ने साथ गाड़ियों का यार्ड भी खोला हुआ है ना, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बेशक उसका नाम MCB बैंक ही होगी,
गॉट द आइडिया? तो इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो है, हो सकता है कि एक मैन्युफैक्चरर हो, डीलर हो, लेकिन उसके पास वो गाड़ी नहीं है, वो एसेट नहीं है, वो कहता है जी आप जाकर मार्केट से बुला देख लें, मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो वो आल्दो को उसके नाम के साथ मैन्युफैक्चरर डीलर लगा हुआ, लेकिन आप वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मान लो। तो क्या करना है, नाम से नहीं पहचानना, हरकतों से पहचानना, ठीक है ना? ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारे पास पेपर में एग्जामिनर जो है वो IRR देता नहीं है, तो यू हैव टू कैलकुलेट बाय योरसेल्फ। तो फिर आप हिट एंड ट्रायल मेथड जो है उससे इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, जब लीज की अकाउंटिंग में हमने राइट ऑफ यूज को रिकॉग्नाइज कर लिया, लीज लायबिलिटी को क्रेडिट कर लिया, तो मैंने उसकी सब्सीक्वेंट अकाउंटिंग करनी है। सब्सीक्वेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो राइट ऑफ यूज होता है वो डेप्रिशिएट हो रहा होता है, उसके ऊपर सब्सीक्वेंट अकाउंटिंग IAS 16 की अप्लाई होती है, यानी उसको आप डेप्रिशिएट करते हैं, ठीक है जी? तो जाहिर है उसके ऊपर सब्सीक्वेंट अकाउंटिंग IAS 16 की होगी, उसको मैं डेप्रिशिएट करूंगा, ठीक है? और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अकाउंटिंग क्या होती है आप जानते ही हैं, जाहिर है क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो राइट ऑफ यूज की वो वैल्यू आ जाएगी, उसको कैरिंग वैल्यू कहते हैं, उसको उठाकर बैलेंस शीट में प्लेस कर देते हैं। क्या ख्याल है? सिंपल। अगेन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम होना है, दूसरे एसेट की कॉस्ट में ऐड होना है, इट डिपेंड्स कि वो एसेट दूसरे एसेट की कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। लीज लायबिलिटी जो है इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट अक्रू करना है। स्टैंडर्ड जो है वही IFRS 9 अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करता है। ये नहीं करना लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बैंक करना, कतई नहीं करना। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लीज लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, पहले ये एंट्री पास करनी है, अक्रू करना है इंटरेस्ट, फिर एंट्री पास करनी है लीज लायबिलिटी डेबिट और बैंक अकाउंट। बी केयरफुल, आप ये गलत कर देते हैं, ठीक है? क्या करना है, पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस को अक्रू करना है किसके अंदर। अब बहुत सारे पास पेपर में क्या होता है, पहले साल में रेंटल पे नहीं हो रहा होता, नहीं हो रहा होता ना। अब अगर रेंटल पे नहीं हो रहा तो क्या मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री पास नहीं करूंगा? तो इसलिए अपनी हैबिट बनाएं, तो पहले आपने क्या एंट्री पास करनी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लीज लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। और जब पेमेंट करें, जब भी करें, 2 साल पेमेंट नहीं कर रहे तो कदम परेशान नहीं होगा। हर साल के एंड पे, हर पीरियड के एंड पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लीज लायबिलिटी अकाउंट, क्योंकि जो IFRS 16 है ये कंपाउंडिंग के ऊपर बेस है, यानी अगर रेंटल पे नहीं हुआ तो अगला इंटरेस्ट पिछले वाले इंटरेस्ट को इंक्लूड करके चार्ज करना, कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज। इसको इस्लाम में नहीं ले गया, मुसलमान नहीं करना है इसको। क्या करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी, जब पेमेंट करोगे लीज लायबिलिटी डेबिट क्रेडिट, इस हैबिट को आपने चेंज कर देना। लेकिन ये आपके पास अकाउंटिंग गिवन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे पता नहीं आपके लेवल पे आता है कि नहीं आता है, बट ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, IAS 40 आपके कोर्स में नहीं है? ओके, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो होती है ना उसके अंदर कॉस्ट मॉडल भी होता है, फेयर वैल्यू मॉडल भी होता है। तो कॉस्ट मॉडल तो वही है जो ऊपर लिखा हुआ है। फेयर वैल्यू मॉडल में आप जानते हैं कि टैक्सेशन चार्ज नहीं होती है, तो उसमें फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है उसको फिर आपने फेयर वैल्यू पे रीमर्ज कर लेना, उसके ऊपर आपने टैक्सेशन चार्ज नहीं करनी है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। वेरिएबल लीज पेमेंट, कब वेरिएबल लीज पेमेंट का पार्ट बनेगी हम पहले बता के आगे। डू दे डिपेंड ऑन द इंडेक्स और रेट? आईबोर बेस है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बेस है। अगर नहीं ये दोनों पे नहीं है तो क्या लिखा होगा, यस इंक्लूड इन लीज पेमेंट। और अगर नो है यानी इंडेक्स और रेट के अलावा है, यानी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, कोई और समटाइम जो बड़े क्रूअल किस्म के लेसन होते हैं तो कहते हैं जी हम ये आपको गाड़ी दे रहे हैं 50 रुपये महीना आपको में देते हैं, और चूंकि आपने इसको ऊबर पे चलाना तो साल के आखिर में प्रॉफिट का 20% लेंगे। तो जो प्रॉफिट का 20% होगा वो फिर लीज पेमेंट नहीं है, ये मतलब है। जैसे IPPs जो है वो कहते हैं जी कैपेसिटी चार्जेस देंगे हम, ठीक है जी। और अगर आप प्लांट चलाएंगे ना तो फिर हम आपसे इसके अलावा यूटिलाइजेशन चार्जेस भी लेंगे। तो वो
पहले पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे एनटीडीसी के पास, तो कहते तुम चलाओ ना बस तुम कैपेसिटी चार्ज करके जाओ क्योंकि चलाया था वो देने पड़ेंगे पैसे। तो फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है, जो कैपेसिटी चार्जेस है वो क्या है, वो लीज पेमेंट, ठीक है ना। आई बात समझ में नहीं आई? आगे चलते हैं। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लीज पेमेंट्स, यानी अगर इंडेक्स और रेट के अलावा अगर कोई वेरिएशन आएगी लीज पेमेंट के अंदर तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे लीज पेमेंट के अंदर, उसको हम अलग से कंटीजेंट रेंट के तौर पे स्टेट अवे प्रॉफिट आफ्टर में चार्ज करते हैं। गॉट इट? जैसे फर्स्ट हम कहते हैं जी ये गाड़ी हम आपको लीज पे दे रहे, अगर एनुअली 30,000 किलोमीटर चलाएंगे तो ये रेंट है, 31,000 किलोमीटर जो होगा उसके पैसे ज्यादा देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कोई इंडेक्स और रेट नहीं है। तो जो 31,000 का रेंट ले रहे होंगे ना वो फिर इमीडिएटली एक्सपेंस आउट कर, उसको नहीं लीज लायबिलिटी और राइट ऑफ यूज का पार्ट बनाना, ये मतलब है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हमारी बात हो गई है, इंक्रीमेंटल इन नेचर होनी चाहिए, ठीक है जी, और उसको आप अपनी लीज राइट ऑफ यूज का पार्ट बना देंगे। लीगल फीस है, कमीशंस हैं, लेकिन इंटरनल कॉस्ट है या सर्टेन लीगल एडवाइस वगैरह जो है जो स्पेसिफिक नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ बड़ा कैटेगोरिकल लिखा हुआ है कि आईडीसी जो है वो मैन्युफैक्चर या डीलर लेसर के लिए रेलेवेंट नहीं होती है। लेकिन अकाउंटिंग बाय लेसी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है आपके कोर्स में असेसमेंट और रीअसेसमेंट नहीं है तो अच्छी बात है, छोड़ दिया हमने। जो बेटा आप पूछ रहे थे वो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर ये होता है कि नया रेट कब यूज करना है, पुराने रेट कब रहना है, ये आपके कोर्स में नहीं है। इसको रीअसेसमेंट कहते हैं और फिर मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। तो इसका मतलब आपके लिए बड़े आसान है, लेसी की पाओगे है, बहुत थोड़ा पार्ट है हाँ, लेवल पे, बस इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है जी, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। सिमिलरली मॉडिफिकेशन भी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। रीअसेसमेंट का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे ऑप्शन टू एक्सटेंड है, कैंसिलेशन है, ठीक है ना, बार्गेन परचेज ऑप्शन है, मैंने एक्सरसाइज करनी है नहीं करनी है, या इवन मेरी जो गारंटीड रेजोनेबल वैल्यू है वो मेरी एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू से कम है, ज्यादा है, बट इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मैं हर रिपोर्टिंग डेट पे जाऊंगा और उसको रीअसेस करूंगा। हो सकता है आज मैंने कहा नहीं मैं तो ये गाड़ी एट द एंड ऑफ द लीज परचेज नहीं करूंगा। अब गड्डियां भी प्राइस आसमान पे चली गई तो आप क्या कहेंगे, मैं तो कराऊंगा। इसको रीअसेसमेंट कहते हैं। बार्गेन परचेज ऑप्शन इज ऑलरेडी देयर। Initially you said you will not exercise, now you are saying that I will exercise. इसको रीअसेसमेंट। मॉडिफिकेशन ये होती है कि आपने 100 स्क्वायर फीट एक या 200 स्क्वायर फीट जगह ली और अपनी दुकान सेट करके बैठ गए। अब गाहक इतने आ रहे तो आपने कहा ये नाल वाले 100 फुट भी 200 फुट भी दे दो, तो ये मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। हालात बड़े पैड़े हो गए, आप चले गए यहाँ का जरा रेंट कम कर, मॉडिफिकेशन, मिन्नत तक शुरू कर देना, वो भी मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपको कोर्स में नहीं छोड़ देते। लेकिन अब ये प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स है, मेरा ख्याल है कि आपको पता ही है। एक तो राइट ऑफ यूज जो है उसकी मूवमेंट बतानी होती है, ओपनिंग वैल्यू क्या थी, डिविडेंड ईयर एडिशन एडिशन आज कितनी आई, डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस कितना था, डिविडेंड डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की और क्लोजिंग डेप्रिसिएशन कितनी और कैरिंग वैल्यू कितनी, ये राइट ऑफ यूज से रिलेटेड होती है। फिर लीज लायबिलिटी से रिलेटेड होती है कि आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज किया। फिर आपने बताना होता है कि जो आपकी लीज लायबिलिटीज है उनका एक एज एनालिसिस आपने देना होता है। पहला स्टैंडर्ड जो था वो कहता था विद इन 1 ईयर 2 to 5 years और आफ्टर 5 years खुद बताता था। ये स्टैंडर्ड कहता है कि नहीं, आप ये देखें कि आपके जो यूजर्स हैं उनके लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। वो हो सकता है इससे ज्यादा फ्रीक्वेंट पीरियड भी हो तो ज्यादा फ्रीक्वेंट पीरियड भी दे दें, अगर इससे कम फ्रीक्वेंट पीरियड भी है तो आप उसको यूज कर लें। तो अब वो नहीं है कि आप विद इन 1 year 2 to 5 years या आफ्टर 5 years का एनालिसिस दें। इट विल बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी और द एंटिटी कि वो देखे कि उसके यूजर के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। ज़्यादातर आपने रिकंसिलिएशन बनानी होती है कि लीज पेमेंट्स कितनी है
उनके अंदर इंटरेस्ट कितना है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी कितनी है। लेसर की बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि लेसर साहब है वो तो लीज को क्लासिफाई करेंगे कि ये फाइनेंस लीज है या कोऑपरेटिव लीज है। और अगेन ये जो क्राइटेरिया है ये रिस्क एंड रिवॉर्ड्स पे बेस करता है, ये कंट्रोल पे नहीं है। क्योंकि कंट्रोल किसके ऊपर पास है, वो तो लेसी के पास है, ठीक है ना। इसीलिए वो आज भी ये रिस्क और रिवॉर्ड पे ही बैठा हुआ है लेसर जो है, ठीक है। और वो देखिएगा कि अगर रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए हैं लेसी को तो फाइनेंस लीज है, अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो लेसर के पास है तो ये ऑपरेटिंग लीज है। स्टैंडर्ड जो है ये IAS 17 की ही रिप्रोडक्शन है कि अगर आपने फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज डिटरमाइन करनी है तो ये 5 कंक्लूसिव कंडीशन है और 3 जो है वो इंडिकेटिव कंडीशंस हैं। इसमें मस्ट है इट इज ए फाइनेंस लीज और इसमें इट मे बी ए फाइनेंस लीज, लेकिन 5 जमा 3 8 में से कोई एक कंडीशन की मीट हो रही हो तो इट मे बी ए लीज, यानी ये लीज हो सकती है। इनके अंदर से मीट हो रही हो तो इट विल बी ए लीज, इनमें से होगी तो इट मे बी ए। ये आप अदर सर्कमस्टांसेस को भी साथ मिला लेते हैं। ओनरशिप ट्रांसफर एट द एंड ऑफ द लीज, यानी लेसी को एसेट ट्रांसफर हो जाना है एट द एंड ऑफ द लीज, ठीक है। इसमें और IAS 16 में फर्क है। IAS 16 में कौन सा एसेट जाता है, उसमें भी तो ओनरशिप होती है, इसमें भी ओनरशिप, उसमें ओनरशिप एट द स्टार्ट होती है। यानी अगर आपने फर्स्ट करें डेफर्ड पेमेंट पे एसेट परचेज कर लिया है, लीज भी तो डेफर्ड पेमेंट्स की होती है, लेकिन वहां टाइटल अगर स्टार्ट में आ जाए तो IAS 16 है। टाइटल अगर डेफर्ड पेमेंट के एंड में आए तो लीज। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, IAS 16 की कहीं जा रहे थे, IFRS 16 की कहीं जा रहे। गॉट इट, ठीक है। ऑप्शन टू परचेज एसेट एट प्राइस विच इज लीज टर्म के बाद फिर हमारा एसेट जो है वो राइट ऑफ यूज से पीपी में चला जाता है। ओके जी, ऑप्शन टू परचेज एसेट, यानी अगर आपके पास लेस देन फेयर वैल्यू आपके पास ऑप्शन है तभी आप एक्सरसाइज करेंगे ना जी। लीज टर्म इज मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, इसको स्टैंडर्ड मेजर का कहता है, लेकिन यूएस गैप से वो 75% का क्राइटेरिया लगाते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इक्वल टू या सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू, ये 90% है। यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स ने उसको फेयर वैल्यू फैक्टर से डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, अगर आंसर 90% या उससे ज्यादा आ जाए तो ये भी फाइनेंस में। एसेट जो स्पेशलाइज्ड नेचर का है, यानी उसका लेसी के बगैर जो यूजर है वो नहीं है, या अगर है तो उसको मटेरियली एसेट को चेंज करना पड़ेगा, तो फिर भी हम कहते हैं कि ये लीज क्या है, फाइनेंस। ऑपरेटिंग लीज के जो इंडिकेशंस हैं जो कंक्लूसिव नहीं है, इफ लेसी कैन कैंसिल द लीज, यानी अगर लेसी के पास कैंसिलेशन का राइट है, लेकिन उसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है कि जो लेसर है अगर उसको कैंसिलेशन की वजह से कोई लॉसेस आ रहे हैं तो जो लॉस है वो लेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लेसर को कंपनसेट करे। बेसिकली रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है, उस एसेट के जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, उस एसेट के जो लॉसेस हैं अगर वो प्रॉपर्ली यूज नहीं होता वो किसके ऊपर फॉल करने चाहिए, लेसी। तो अगर कोई फर्ज करें लेसी कैंसिल करता है लीज को, लेसर को कोई लॉसेस आ रहे हैं तो फिर वो कौन बिहेव करेगा, लेसी से। रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके ऊपर है, लेसी के ऊपर ही है। गेन्स और लॉसेस फ्रॉम फ्लक्चुएशन अक्रू टू द लेसी, ये तब होता है जब एट द एंड ऑफ द लीज टर्म जो है एसेट जब जा रहा होता है, तो अगर लेसी जो है उसके पास ये राइट है कि वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू के अंदर शेयर करेगा। जैसे बात करें तो लैंड या बिल्डिंग की लीजेस है, और एट द एंड ऑफ द लीज टर्म जब ये रिवर्ट बैक होती है तो लेसी जो है वो एक गेन जो आ रहा है लैंड या बिल्डिंग के अंदर, उसके अंदर लेसी भी शेयर करेगा। इसका मतलब ये कि आल्दो एसेट रिवर्ट बैक होगा, आल्दो ये लैंड है, लेकिन जो कि लेसी उसकी फेयर वैल्यू में फ्लक्चुएशंस को शेयर कर रहा है, तो इट में रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर, ठीक है। और फिर लेसी कैन कंटिन्यू द लीज फॉर ए सेकेंडरी पीरियड, यानी उसके पास ऑप्शन को एक्सटेंड अगर हो तो फिर भी ये
लीज है। तो ये 5 है और 3 है, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर मीट हो रही हो तो इट विल बी ए लीज। जी बेटा। अगर लाइक लीज टर्म लाइक कैंसिलेबल टर्म हो, लाइक वो नॉन कैंसिलेबल लीज नहीं हो और उसमें भी लेसी कैंसिल करे तो फिर भी लाइक लेसर के लॉसेस वो उठाए। जी जी। सो यानी लाइक अगर लीज टर्म में वो ऑप्शन हो कि आप कैंसिल कर सकते फिर भी वो लॉसेस उठाए। अगर कंडीशन देखो बेटा क्या होता है, मुख्तलिफ नेचर ऑफ एसेट्स होते हैं। जैसे गाड़ियां होती हैं, ये अपनी लाइफ के शुरू के सालों में ना ज्यादा डेप्रिशिएट होती है, जैसे जैसे पुरानी होती जाती है तो कम डेप्रिशिएट होती है, यानी इसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू कम मिलती है। ऐसा आप नई गाड़ी लेके 10 दिन बाद बेचने जाए वो पैसे नहीं मिलेंगे जो आप अपनी जिंदगी जी हो। अब इस तरह के जो एसेट्स होते हैं फिर उसमें लेसन ये रिक्वायर करता है इस तरह की कि अगर आप लीज को प्री मैच्योर कैंसिल करेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डैमेजेस भी देने पड़ेंगे जो मुझे लॉसेस आ रहे हैं। ओके, प्रीवियसली IAS 17 जो था ना वो वैसे ही IAS 17 में चेंजेस आ गई थी, लेकिन अब IFRS 16 तो बड़ा क्लियर है कि अगर आप लैंड और बिल्डिंग की लीजेस में हैं तो नॉर्मली लोगों के ज़हन में ख्याल आता है कि लैंड की अगर ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो तभी शायद वो फाइनेंस लीज होगी। कतई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर लैंड या बिल्डिंग को आप अलग-अलग डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर आप उनके ऊपर ये जो आपने 5+3 क्राइटेरियाज पढ़े हैं वो अलग-अलग अप्लाई करें। और अगर आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो फिर आप उनको इकट्ठे एक ही एसेट के तौर पे कंसीडर कर लो, ठीक है। बट लैंड भी वैसे ही डिटरमिन होती है फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज जैसे कोई दूसरा एसेट डिटरमिन होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, ये अकाउंटिंग बाय लेसन अगर फाइनेंस लीज है तो एट द कमेंसमेंट डेट जब आप जाएंगे तो लीज रिसीवेबल को आप डेबिट करेंगे तो किस वैल्यू से डेबिट करेंगे, उसके लिए कंपोनेंट्स हैं, यानी आपने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, या दूसरे लफ्जों में इसका नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और लीज पेमेंट्स में किस चीज का फर्क होता है, अनगारंटीड रेजिडुअल। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा सिंपल हो गया ना कि लीज पेमेंट्स में अगर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की भी प्रेजेंट वैल्यू शामिल कर दी जाए तो वो लीज रिसीवेबल है, सिंपल हो गया। तो लीज रिसीवेबल किससे डेबिट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो लीज रिसीवेबल डेबिट। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स में क्या चीजें शामिल होंगी पता है ना हमें, और जो एडिशनल चीज ऐड हो रही है वो क्या है, अनगारंटीड, वेरी सिंपल। तो लेसन की अकाउंटिंग लेसी से डिफरेंट है। लेसी के कॉन्सेप्ट में कोई बेटा अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, उसके केस में गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू में भी सिर्फ एक्सेस पोर्शन जो फेयर मार्केट वैल्यू एक्सपेक्टेड से ज्यादा है सिर्फ वो लेना है। इसके लिए गारंटीड भी पूरी आनी है और अनगारंटीड भी आनी है। गॉट द आइडिया। तो क्या करेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट से एंट्री पास करेंगे, लीज रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे। अब अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है तो फिर तो आप अपने एसेट क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना, या आप सेल क्रेडिट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करके एसेट क्रेडिट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करें। 2 एंट्रीज पास करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट निकल आएगा, एक एंट्री पास करेंगे तो साथ ही बैलेंसिंग अमाउंट को प्रॉफिट या लॉस कहना पड़ेगा, ठीक है ना जी। तो क्या करेंगे, लीज रिसीवेबल को डेबिट करेंगे, सेल को क्रेडिट करेंगे अगर मैन्युफैक्चरर डीलर एसेट, कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करेंगे और इन्वेंटरी या एसेट को क्रेडिट करेंगे। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो लीज रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। आपने पेमेंट की है ना किसी के बिहाफ पे। और फिर अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो आईडीसी लीज रिसीवेबल के अंदर शामिल हो जाती है, ऐसे ही है ना। और अगर मैन्युफैक्चरर डीलर ऐसा है तो आईडीसी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन जाता है, उसके केस में लीज रिसीवेबल के अंदर ऐड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं लीज रिसीवेबल को डेबिट करूंगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में, बैंक को क्रेडिट करूंगा और बैंक क्रेडिट हो रहा होगा इंक्लूडिंग आईडीसी, लीज रिसीवेबल डेबिट हो रहा होगा इंक्लूडिंग आईडीसी। जब मैं मैन्युफैक्चरर डीलर ऐसे की बात करूंगा तो लीज रिसीवेबल को डेबिट करूंगा, बैंक
सेल को क्रेडिट करूंगा किससे, नेट इन्वेस्टमेंट से। फिर मैं अगली एंट्री पास करूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करूंगा एसेट की कैरिंग वैल्यू से प्लस आईडीसी से, और फिर मैं क्रेडिट कर दूंगा अपनी इन्वेंट्री को और क्रेडिट कर दूंगा बैंक को। यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैंडर्ड IFRS 16 ये कहता है कि आपकी जो सेल की वैल्यू है, सेल प्राइस जो है, सेल रेवेन्यू जो है, इट शुड नॉट एक्सीड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। लेकिन मैंने यहां जब लीज रिसीवेबल को डेबिट किया है तो मैंने तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू से डेबिट किया। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में तो अनगारंटीड, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी आ रही होगी, वहां मैंने लीज रिसीवेबल को डेबिट किया है नेट इन्वेस्टमेंट से, सेल को क्रेडिट किया है नेट इन्वेस्टमेंट की अमाउंट से। लेकिन स्टैंडर्ड क्या कह रहा है कि जो रेवेन्यू है, जो सेल है, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि मुझे एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल को, लीज सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल को क्रेडिट करना पड़ेगा, किस अमाउंट से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो ये कॉन्सेप्ट बेटा आपने अपने जेहन में रखना है। फर्दर मैन्युफैक्चर डीलर लेसन में जब आपने लीज रिसीवेबल यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो इंटरेस्ट रेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज नहीं होता, इसमें आपने कंपैरिजन करना है इसका रेट और मार्केट रेट, और प्रेजेंट वैल्यू किस पे लेनी है, हायर पे लेनी है। किस पे लेनी है, हायर। यानी अगर मार्केट रेट हायर है तो मार्केट रेट को यूज करें, अगर लेसर का रेट हायर है तो लेसर का रेट यूज करें प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा, गलती क्या करते हैं आप लोग, आप इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के लिए भी कंसीडर कर लेते हैं, उसके लिए नहीं है। उसके लिए कौन सा रेट, मार्केट रेट या उसका अपना रेट विच एवर इज हायर। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कौन सा रेट है, इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज, यानी वो रेट जिसमें फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस आईडीसी बिकम्स इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। गॉट इट? मुश्किल तो नहीं। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज यूज करना, मैन्युफैक्चर डीलर लाइसेंस के लिए उसका रेट या मार्केट रेट व्हिचएवर इज हाई यूज करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की आईडीसी लीज रिसीवेबल में ऐड कर देनी है, मैन्युफैक्चर डीलर लाइसेंस की आईडीसी कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देनी है। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने पहली एंट्री लीज रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट की है नेट इन्वेस्टमेंट के साथ, और नेट इन्वेस्टमेंट में अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू भी शामिल है, तो एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है किस अमाउंट से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू से, उसमें सेल को डेबिट कर देना और कॉस्ट ऑफ सेल को क्रेडिट। ठीक है जी, ले आगे चलते हैं। बाद की अकाउंटिंग क्या होगी, उसी तरह जैसे आपने लेसी के लिए पहले इंटरेस्ट अक्रू किया है, यहां भी क्या किया करेंगे, लीज रिसीवेबल के लिए क्या किया करेंगे, इंटरेस्ट को पहले अक्रू करेंगे, यानी लीज रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करेंगे। फिर अगर रसीद आई है तो बैंक को डेबिट करेंगे और लीज रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। सर वो जो कि आपने केस बताया मैन्युफैक्चरर अगर लेसर है, उस केस में लेसी कौन सा इंटरेस्ट रेट यूज करेगा, वो कोई करेगा नहीं, वो उसके लिए स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज ही यूज करता है, उसके लिए भी चेंज किया है नहीं उसके लिए चेंज नहीं, या वो अपने इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करेगा। ठीक है ना, लेकिन ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है नीचे वाली बात जो है, क्योंकि लीज रिसीवेबल जो है वो इम्पेयरमेंट टेस्ट भी होता है, तो वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। मैन्युफैक्चर डीलर लाइसेंस की बात हो गई है जी हमारी, ये हमने डिटेल से आपको बता दिया है। ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग वही है जो आपने लेसी की एक्सेप्शन की अकाउंटिंग पढ़ी है एज फार एज द रेंटल इज कंसर्न, लेकिन ऑपरेटिंग लीज फॉर द लेसर के लिए एक चीज और जरूरी है, और वो ये कि जो
ऑपरेटिंग लीज में लेसन होता है वो एसेट की भी अकाउंटिंग करता है, और उसकी एसेट की अकाउंटिंग जो है या तो वो IAS 16 में जाती है या IAS 40 में जाती है। जाहिर है कि अगर तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो वो IAS 16 है, अगर उसके लिए वो कोई लैंड या बिल्डिंग है विच इज हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स तो फिर उसके ऊपर IAS 40 है। तो बी केयरफुल, जब आप लेसन की अकाउंटिंग करने जाएं, ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग करने जाएं तो देख लें कि लेसन ने IAS 40 अप्लाई करना है या लेसन ने IAS 16 अप्लाई करना है। ठीक है जी, ले जी आगे चलते हैं। ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है कि लेसन की मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है। सब लीज है सेना लीज का 12 को लिखना कुछ समझ आया? न्यूमेरिकल एग्जांपल टाइम नहीं है हमारे पास, तो इफ यू कैन ब्रिंग सम एग्जांपल्स सो वी कैन अटेम्प्ट, लेकिन वो रिकॉर्डिंग इस तरह से नहीं होगी, वो फिर हम आपको अटेम्प्ट करवा देंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू शुड ब्रिंग सम एग्जांपल्स। आई एम अवेलेबल, मैं सुबह भी आता हूँ, इन 4 दिन में नहीं आऊँगा, जब शाम को आता हूँ तो मॉर्निंग में मैं हूँगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं होगी तो आई एम अवेलेबल। लेकिन बेटा एक चीज़ मिसिंग है आप लोगों में से, और वो है कि जो प्रोफेशन के, देखिए आप किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं ना तो उसको होल हार्टेडली ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, और आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए यू शुड नॉट बी सेकंड टू एनीवन, ठीक है ना। तो मुझे भी अकाउंटिंग समझ नहीं आती होती थी, ठीक है ना। मैंने जब पहले कॉलेज में एडमिशन लिया तो साहब का नाम नहीं लूँगा, वो प्रिंसिपल भी थे, वो मैं अकाउंटिंग पढ़ाने आए, यकीन जाने मुझे कोई समझ नहीं आई। पहले मैं बैक बेंचर होता था, मैं क्या शायद पीछे बैठने समझ नहीं आती, मैं अगले बेंचों पे आ गया फिर भी समझ नहीं आई। हालांकि उस वक्त वाइट ब्लैक बोर्ड होते थे, उसको चाक से लिखा जाता था। मैंने वो महीना 1.5 महीना पूरा चाक जो था ना, पंखे चल रहे होते थे वो भी खाया, वो बकाया था, यहाँ पलकों में जम जाता होता था, बट कोई समझ नहीं थी। मैंने एक ट्यूशन रखी, यकीन करें वहाँ भी समझ नहीं थी। मैं आई वॉज नियर टू स्किप एंड यू कैन से लीव द प्रोफेशन, ठीक है ना। फिर मैंने कहा चले एक ट्राई में अपने आप लेता हूँ ना कि अकाउंटिंग क्या है। तो फिर मैंने मुफ्त बुक्स जो है वो जैसे नॉवल नहीं पढ़ते ऐसे पढ़नी शुरू की, ठीक है ना। और तब से मुझे आदत है कि मैं स्टैंडर्ड ओरिजिनल पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैंने जब पढ़नी शुरू की तो यकीन करें आफ्टर 1 मंथ और सो जितने लोग क्लास में रोला डाल रहे होते थे ना, बता रहे होते टीचर को भी ये ऐसे है, किसी को अकाउंटिंग नहीं आता, यकीन करें सारे रट्टे बाज, ठीक है ना। और वो जिससे मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था वो तो इतना मेरे से तंग आया कि उसने कहा कि तू पढ़ाया कर। तो उसने मुझे, मैं बीकॉम में था तो मुझे उसने आईकॉम की क्लास दे दी थी, तू इसको पढ़ाया कर, तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये अकाउंटिंग जो है ना, ये जैसे स्टेज होती है ना, आप पहले स्टेप पे आते हैं, दूसरे पे आते हैं, तीसरे पे आते हैं। तो व्हेन यू नो द ऑर्डर या आपको बेसिक समझ आ जाती है तो फिर इशू नहीं होता, ठीक है ना। तो आप लोग जो है ना मेहनत नहीं करते हैं, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप कंसंट्रेट करें, चीज़ें समझें, ठीक है ना। आप सवाल करते हैं, हालांकि सवाल तो एप्लीकेशन है उस नॉलेज की जो आप उस टॉपिक का लेते हैं, ठीक है ना। आप एक सवाल करते हैं हो जाता है, दूसरा करते हैं नहीं होता, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि आप सवाल से नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एप्लीकेशन, फर्स्ट यू शुड नो द कंसेप्ट, देन द टॉपिक एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन, ठीक है ना। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। अगर आप समझ के भी एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन कर लें, 5 कर लें, इनफ है। और अभी तो आप कर लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे सवाल होते हैं, जब आप CFEP लेवल पे जाएंगे सवाल इतने बड़े बड़े कितने करेंगे आप? हाँ, कितने पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए आपको उस कंसेप्ट होना चाहिए और बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे ग्रिप होनी चाहिए। अगर मैं IAS
12 की बात कर रहा हूँ, 15 की बात कर रहा हूँ, 16 की बात, मैं एक ही बात कर रहा हूँ। या हम बिजनेस कॉम्बिनेशन की कल बात करेंगे, मैं एक ही बात करूँगा, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। आप ध्यान से एसेट की डेफिनेशन नहीं पढ़ते, ध्यान से लायबिलिटी की डेफिनेशन नहीं पढ़ते, ठीक है ना। उस दिन मैंने पूछा प्रॉफिट क्या है, किसी ने जवाब नहीं दिया प्रॉफिट क्या है, ठीक है ना। इसलिए जब तक बेटा ये आप ट्रू सेंस में चीज़ों को नहीं समझेंगे ना, यू कैन नॉट बी गुड प्रैक्टिशनर, यू कैन नॉट बी गुड एम्प्लॉई, यू कैन नॉट बी गुड प्रोफेशनल। फिर धक्के की जिंदगी है, धक्का लगाते रहो, धक्के पड़ते रहते हैं, धक्के लगाते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रोफेशन की समझ आ जाए तो कोई मसला नहीं, ठीक है ना। मैंने तो जितने लोगों को पास होते देखा है वो वही लोग होते हैं जो प्रोफेशन को समझते हैं। हाँ, अगर आप 10 घंटे दिए हैं तो सवाल ही एक जैसे ही हो गए हैं सारे, एग्जामिनर का भी एक लेवल ही है, कहाँ तक जाता है। तो फिर आप कहते हैं इस दफा तो मैंने पढ़ा भी नहीं था, पास हो गया। अक्सर आप सुनते हैं, ठीक है ना। वो वही होता है, वो बस सवाल कर करके आप वहाँ तक पहुँच गए हैं हर साल। तो हाँ, लट्टे की मिराज पे पहुँच जाते हैं। लेकिन बेटा तो आज मैं कल भी शायद मेंशन किया था, अभी भी मेरे पास 2-3 जॉब्स हैं, ठीक है ना। ये हमारी बच्ची बैठी है, उसके वाले साहब ने मुझे कहा अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढ के दे दे, वो नहीं मिल रहा। 2-3 भेजे हैं, वो कहते हैं और ढूंढ के दे दे। क्या वजह है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या वजह? वही ने बेटा पेपर पास करनी है, पहले कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये ज्यादती है। आप अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन सकते जब तक बेटा, देखो ये 4-5 साल 6 साल हैं, इसमें डट के मेहनत करें, ठीक है ना। एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करें, अपने आप को स्ट्रेच करें, ठीक है ना। ये 4-5-6 साल आपने मेहनत कर लेना तो बेटा पूरी जिंदगी आगे जो होगी ना वो मेहनत की आदत पड़ जाएगी, आसान नहीं होगी। ओके, थैंक यू।